और ये जो चैप्टर है डिडक्शन वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं पर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U देखने को मिलेगा, और तो कहीं पर आपका चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 देखने को मिलेगा। सो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ में कि कब किसको कैसे क्या मिलती है इस चैप्टर के अंदर, ये सारी चीजें बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 80C का डिस्कशन करने वाले हैं, 80C के जितने भी पॉइंट्स उनको डिस्कस करने वाले हैं, देन उसके बाद 80D को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं दिखा पता है क्यों रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हाँ जी लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, मींस की कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डिडक्शन क्या होती है बच्चों, आपके पास एक मैं ये कह सकती हूँ जो आपकी जो इनकम है ना, जस्ट अ सेकेंड, जो आप कमा रहे हैं, ठीक है, आपको पता है जो आप कमाते हैं उस कमाई हुई इनकम के ऊपर आप मान लीजिए यहां पर ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स की इनकम सालाना इनकम ना आपको पता है 5 हेड होते हैं, आई थिंक सबको पता है क्योंकि सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप फर्स्ट चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर जो हमने डिस्कस किए हैं आपके लिए वो आप सभी ने देखे होंगे। कंप्लीट डिस्कशन है इन डेप्थ में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिलेबस हमने करवाया है ना। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था, हमारा एक तो सैलरी हेड होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है, एक हमारा कैपिटल गेन हेड होता है, एक हमारा PGBP हेड होता है, एक हमारे पास अदर सोर्सेज का हेड होता है। इन पांचों हेड से जो इनकम आती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। मींस की मेरी टोटल इनकम का मैंने सबको क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। कहते अच्छा, मैंने कहा कि इनका टोटल करने के बाद ना मेरे पास 10 लाख रुपए मेरे पास क्या बनी, मेरी इनकम बनी। अब आप सभी को पता है कि इंडिविजुअल के हो हम क्या करते हैं, स्लैब के हिसाब से टैक्स करते हैं। स्लैब दैट मींस एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो कि आपको मीट आउट करना पड़ता है। अगर आप ओल्ड रिजिम को फॉलो कर रहे हैं 2.5 लाख से तक कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट 2.5 से लेकर 5 लाख के ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा। ये याद है, आई थिंक सबको याद है। बट मैं एक छोटा सा सिंपली ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है 10% हमारा क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर 10% जब मैं टैक्स को कैलकुलेट करूंगी तो बेटा मैं ये बताऊं मेरे पास कितनी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, मेरे को कितना टैक्स लाइबल रहने वाला है मेरे को पे करना। अब देखो यहाँ पे कितना आया, 1 लाख रुपए आएगा। कहते अच्छा ये मेरे क्या थी, मेरी ये इनकम थी, वो भी कैसी इनकम थी जिसके ऊपर मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम कहेंगे। कहते हाँ जी सर, अगर मैं इसमें से कुछ खर्चे जो मैंने किए हैं वो डिडक्ट हो जाए, डिडक्ट का मतलब क्या है, वो माइनस हो जाए, तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी बच्चों, मेरी इनकम हो जाएगी, गिर जाएगी। कितनी से गिरेगी वो डिपेंड करता है कि वो मैंने खर्चा, मेरी इन्वेस्टमेंट, मैंने जो कुछ किया है वो कितने की, ठीक है। तो डिडक्शन का मतलब होती है कि ऐसे तरीका है जिसकी मदद से मेरी टोटल इनकम जो टैक्सेबल इनकम है ना, इनकम इनकम ध्यान से सुनना, इनकम बोल रहे हैं, वो इनकम को मैं क्या कर पा रही हूँ, कम कर पा रही हूँ। और मैं अगर मेरी इनकम कम हुई तो मेरा टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम होगा। चलो प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी इनकम, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लाख रुपए क्या है मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है। मैंने LIC करवाई हुई थी 1.5 लाख की, और मैंने क्या किया हुआ था, बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है। तो मुझे TTA का डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने होम लोन लिया हुआ था तो मैंने उसका भी, वो भी 1.5 लाख तक मैंने किया हुआ था। तो उन सबको मिला के मतलब मेरा क्या है, सारे के सारे चीजों को मिलाकर मेरा 3 लाख रुपए खर्चा पानी बनना था। कहते अच्छा 3 लाख आप क्या हो जाएंगे, आपके माइनस हो जाएंगे। जैसे ही मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या निकल कर आया, मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई है, निकलकर 7 लाख हो गई है। अब मैं इसके ऊपर @ 10% निकल करूं तो मेरे पास क्या आएगी, 70,000 रुपए मेरे पास आएगी या नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब देखो एक तो ये है कि मिस्टर एक्स क्या करे, 1 लाख रुपए टैक्स दे, एक मिस्टर एक्स ये कहे कि हाँ जी 70,000 दे, किसमें फायदा, यहाँ पे 30,000 की बचत हुई या नहीं बचत हुई। तो डिडक्शन हमें हेल्प करता है कि हाँ जी आप अपने पैसे को इस जगह पर इन्वेस्ट करो जिसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। क्या समझ में आ रहा है, यस डेफिनेटली आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है कि डिडक्शन इज इन द इनकम टैक्स रेफर टू अ स्पेसिफिक अमाउंट दैट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टैक्स पेयर ग्रॉस टोटल इनकम। टैक्स पेयर की ग्रॉस टोटल इनकम में से मैंने ये क्या की है, माइनस की है। कहते ओके, तो जिसके कारण मेरा जो क्या होने वाला है, मेरी क्या होने वाली है, ओवरऑल जो इनकम होने वाली है, टैक्सेबल इनकम होने वाली, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और वो रिड्यूस हुई तो मेरी टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस हो जाएगी। ओके मैम, हम अपना पैसा जिसके नाम पर हम अपना डिडक्शन ले रहे हैं वो कहाँ लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना कई जगह ना अलाउड कर रखा है कि अगर ना आप अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे एरिया में करेंगे ना तो हम आपको डिडक्शन देंगे।
वो अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे जो लिस्ट दी हुई है, ठीक है। अच्छा, कौन लेगा? क्या मैम किसी के ऊपर स्पेसिफाइड है कि हाँ जी यही लेगा? देखो हर एक पर्सन के लिए, जैसे पर्सन की डेफिनेशन बताई थी ना मैंने, जिसके अंदर 7 टाइप आते हैं। एक इंडिविजुअल आता है, एचयूएफ आती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप आती है, लोकल अथॉरिटी आती है, कंपनी आती है, एलएलपी होती है, एओपी होती है, बीओआई होती है। याद है नहीं याद है? अच्छा जी, उन सब के लिए ना अलग अलग तरह की डिडक्शंस है, दैट मीन सबको डिडक्शन मिलती है, कोई ऐसा ये नहीं कि नहीं इसको नहीं मिलेगी, बट अकॉर्डिंग टू नेचर, जैसे मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल को तो मोस्ट ऑफ मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से कंपनी को कुछ एक स्पेसिफिक डिडक्शंस मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म को कुछ एक स्पेसिफिक डिडक्शन मिलती है, वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो सबको डिडक्शन मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एग्जांपल हम तब करेंगे जब हमारा एटीसी का जो फॉर्मूला है, इसकी एटीसी की जो पूरी डिडक्शन हो जाएगी ना, तब करेंगे, ठीक है। कब लेनी चाहिए हमें डिडक्शंस? बच्चों ये बताओ कि मुझे आपने सैलरी हेड, जब फॉर एग्जांपल मान लीजिए सैलरी हेड से मेरी इनकम आ रही है, ठीक है, यही 10 लाख रुपए ले लेते हैं, 10 लाख रुपए मेरी इनकम आ रही है, और उसमें आपको क्या है, ये इनकम कैसे कैलकुलेट की है मैंने, मेरे को इसमें पर मंथ की सैलरी इनटू में की होगी मैंने। अच्छा, देन उसके बाद मेरे को अगर मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता था, तो उसको आपको याद है मुझे डिडक्शंस लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, कि जो मेरे को एक्चुअल अमाउंट मिली है उसमें से मेरे को एग्जम्पशंस माइनस करनी पड़ती थी, रूल 13A की, याद है नहीं है? तो वो एग्जम्पशंस पहले माइनस की, देन उसके बाद ये इस टोटल इनकम में ऐड होती थी, है ना। तो ग्रॉस टोटल इनकम ऐसे नहीं कैलकुलेट होती। ग्रॉस टोटल इनकम में हमारे क्या होती है, सबसे पहले हमारी एग्जम्पशन सारी की सारी माइनस करके फिर हम आगे पहुंचते हैं, ठीक है। ये नहीं ठीक है? कहते बिल्कुल ठीक है। चलो तो फिर, तो एग्जम्पशंस आपकी पहले डिडक्ट होती है, बाद में डिडक्शंस होती है। मैं ये बताना चाह रही थी, एग्जम्पशंस क्या होती है, आपकी सैलरी जो भी हेड है ना उसमें से पहले ही माइनस कर देते हैं। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर से आपको 24A की डिडक्शन मिलती है, 24B की डिडक्शन सॉरी एग्जम्पशन मिलती है या नहीं मिलती है? कहते हैं हाँ जी मिलती है। और आपकी अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन हेड के अंदर, यहाँ पर कैपिटल गेन हेड के अंदर सेक्शन 54 के अंदर आपकी 9 से 10 तरह की एग्जम्पशंस थी, क्या आपको मिलती है? हाँ जी मिलती है। इसी तरीके से पीजीबीपी के अंदर भी एग्जम्पशन थी, अदर सोर्सेज हेड के अंदर भी एग्जम्पशंस थी, यस। तो एग्जम्पशन मिलने के बाद इसकी एग्जम्पशन जो माइनस मैं कर सकती हूँ, मैं इतने लेवल तक का ये अमाउंट मुझे माइनस करना है, करने के बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, देन उसके बाद मेरी डिडक्टेबल इनकम आएगी, इसकी डिडक्शन हम लेस करेंगे। ये वैसे मैं ऑलरेडी इन चीजों में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये वाला चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवाया हुआ है, ये आपके सभी हेड के अंदर है। रीड करो जल्दी से फटाफट, डू फास्ट। क्या यही प्रोसेस थी जो मैंने आपको समझाई थी कि पहले ग्रॉस टोटल इनकम, फिर एग्जम्पशन माइनस करेंगे, फिर आपकी डिडक्शंस होगी, फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, रिबेट होगा, फिर सरचार्ज होगा, फिर सेस होगा, देन उसके बाद टीडीएस होगा। कहते हैं हाँ जी, तो यही तो है कि कब मिलती है डिडक्शंस। डिडक्शंस आपको मिलती है ग्रॉस टोटल के बाद, ठीक है। बट बिफोर एग्जाम्पशंस पहले आती है, देन उसके बाद डिडक्शंस आपको मिलती है, ठीक है। ओके, हो गया टॉपिक कंप्लीट। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमारा ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंदर सबसे पहला जो लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 80C के अंदर ये काफी सारी डिडक्शंस आती है, 9 से 10 तरह की नजर आ रही है। ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन, ठीक है। कौन सा है? सी है। तो सी के अंदर पता है क्या है? सी के अंदर पता है क्या है? आप ऐसे मान सकते हो कि गवर्नमेंट ने जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स होती है ना, जैसे कि मेरे को फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है ना, इसने अपना LIC करवाया, ठीक है। LIC की मुझे क्या करनी पड़ेगी? प्रीमियम देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। इसने मान लीजिए इसके घर ना एक गुड़िया है जो कि 10 साल से कम है, तो उसने क्या किया, सुकन्या समृद्धि योजना में उसका अकाउंट ओपन करवा दिया, तो उसकी भी मेरे को प्रीमियम फिल करनी पड़ेगी। हाँ जी। इसके जो पेरेंट्स है ना, उनके लिए उन्होंने क्या किया, सीनियर सिटीजनशिप का एक सर्टिफिकेट आता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी भी प्रीमियम फिल करनी पड़ेगी। कहते हैं हाँ जी। इसने क्या किया, इसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, तो उसकी भी प्रीमियम फिल करनी पड़ेगी। उनके फिजिकली डिसेबिलिटी है तो भी क्या करनी पड़ता है। फिजिकली डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी है, ठीक है, जो आपका पूरी जो शरीर है उसमें किसी भी तरह की फिजिकली कुछ कमी आना, लिमिटेशंस आना, राइट।
तो आप उसके ऊपर भी खर्चा होता है क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने इन सभी के ऊपर जो खर्चा आप कर रहे हो ना, तो उसको कहा कि जो आपने खर्चा किया ना उसके आप डिडक्शन ले लो, आपकी जो इनकम हो रही है ना उस इनकम के ऊपर से आप इसको माइनस कर दो, जिससे कि आपकी इनकम क्या आने वाली है बच्चों, कम आएगी। और इनकम कम आएगी तो आपका टैक्स भी कम बनेगा, क्योंकि आपको पता है जितनी ज्यादा मेरी इनकम होगी उतना ज्यादा मेरा टैक्स बनेगा, जितनी कम मेरी इनकम होगी उतना ही कम मेरा टैक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर दैट मीन्स जो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, और इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा। इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और हाँ, सेक्शन 80C के अंदर ना टोटल डिडक्शन में इसकी मैक्सिमम डिडक्शन जो क्या है बच्चों, आपको 1,50,000 रुपीज की मिलेगी, ठीक है। और ये किस किस को मिलेगी, ये सबको मिलेगी, किसको छोड़ के, मींस कि हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन को, एक HUF को, इन 2 पर्सन को मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। कंपनी LLP फर्म्स आर नॉट एलिजिबल, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल एंड HUF इनके लिए एप्लीकेबल है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? समझ में आए? चलो अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं कि प्रोविडेंट जो फंड्स होते हैं ना, कि जब आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर आपके लिए क्या कर रहा है, प्रोविडेंट फंड क्रिएट कर रहा है। जब आप रिटायरमेंट होंगे ना तो आपको पैसा मिलेगा। कहते हैं अच्छा, जिसकी अपनी इनकम में से अपनी क्या कर रहे हो आप, सेविंग्स कर रहे हो, ठीक है। उस टाइम आपको क्या दिया जा रहा है, ये जो सेविंग्स है ना ये किसको मिलेगी, रिटायरमेंट के टाइम मिलेगी। किसको मिलेगी, एम्प्लॉय को मिलेगी। वेयर द बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एम्प्लॉय भी खुद कंट्रीब्यूट करता है, उसकी सैलरी का, आपको पता है पूरी सैलरी कभी भी किसी को नहीं मिलती है। कहते हैं ना कट पिट के मेरी तो इतनी सैलरी है। और कट पिट के का मतलब पता है क्या होता है, कि उसमें से आपका TDS भी काटा जा रहा है, उसमें से आपका प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग पैसा भी काटा जा रहा है, क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट आपको वो क्या की जाएगी, वो सेविंग आपको दे दी जाएगी। तो वो सेविंग भी क्या की जा रही है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि हाँ जी तुम पैसा लगाओ, हम आपको इसमें डिडक्शंस देंगे। कितने की दोगे सर, 1.5 लाख की देंगे। अभी तो बताया सब में 1.5 लाख की इनकम, 1.5 लाख की डिडक्शंस मिलेगी। कहते ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए राहुल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 50,000 रुपए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स के अंदर। तो उसको ना देखो मैक्सिमम तो 1.5 लाख है। अब मिनिमम कितना इसने इन्वेस्ट किया है, 50,000। अब ये थोड़ी ना गवर्नमेंट को ये कहेगी नहीं आपने लिमिट पर 1.5 लाख की रखी है ना तो हम तो 1.5 लाख लेंगे, नहीं हम तो 1.5 लाख। अरे ऐसा कहां से होने लग गया, जब आपने ही पैसा इतना इन्वेस्ट किया है तो आपको इतना ही मिलेगा। अच्छा तो मैम अगर मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं तो क्या मुझे 2 लाख की मिलेगी? अरे मैंने ध्यान से तो सुनते नहीं तुम लोग, मैंने बोला मैक्सिमम इतना मिलेगा, ठीक है। और मिनिमम जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख। अब आपने किया 2 लाख इन्वेस्टमेंट है तो आपको मैक्स टू मैक्स 1.5 की ही डिडक्शन मिलेगी। समझ में आया या नहीं आया? तो मैम बाकी के जो 50,000 उसका क्या करेंगे भाई, बाकी के जो 50,000 वो टैक्सेबल हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम में ऐड ऑन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी यही होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, मींस कि आप लंबे टाइम तक उसमें पैसा होल्ड करके रखेंगे। दैट मीन्स लॉक इन पीरियड का कितना है, 15 ईयर्स है। कम से कम आपको 15 साल तक उसका पैसा उसके अंदर रखना पड़ेगा। मैम अगर विड्रॉ करवाना पड़ गया तो विड्रॉ कर सकते हो, बट आपको जरूरी है आप आधा, मतलब जरूरी क्या है कि आपको 6 साल तक उसमें पैसा कम से कम रखना होगा, और वो भी कैसा, आप आधा पैसा ही निकाल सकते हो। ध्यान से सुनना कि 15 साल तक आपकी मैक्सिमम लिमिट दी गई है। अगर इन केस इमरजेंसी आ जाए, आपको विड्रॉ करना है, तो कम से कम आपने 6 साल कंप्लीट किए, और 6 साल के अंदर जब आप निकलवाने जा रहे हो ना तो आप केवल हाफ पैसा ही उसमें से विड्रॉ करें। ये नहीं है कि पूरा पैसा निकालेंगे, नो, नॉट अलाउड, राइट। बाकी का पैसा फिर आप एट द एंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होती है वो 500 रुपए पर ईयर है, और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, 1.5 लाख, ठीक है। तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट जो भी आप अर्न करेंगे वो क्या होगा, कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। ये पॉइंट है जो टैक्स फ्री होता है, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की, जैसे बैंक आपको लोन देता है तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, नहीं करता, ठीक है। अब जब आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना, इनके ऊपर डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये क्या होते हैं बच्चों, आपकी इनकम ही होती है, और ये इनकम क्या होती है, आपकी टैक्स फ्री होती है। टैक्स फ्री दैट मीन्स मैम इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कहते ओके टैक्स नहीं लगेगा,
ध्यान रखना, क्योंकि आगे जितनी भी इंटरेस्ट के थ्रू जो इनकम होगी ना उसके ऊपर टैक्स कंप्लीटली लगता है। ठीक है, ओके। प्रिया है, उसने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए हमारे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, और वो क्लेम कितना ही करेगी 1 लाख। अब आप ये मेरे से क्वेश्चन मत पूछना बार बार कि मैम 1 लाख लें या फिर 1.5 लाख लें, समझ में आए, मैक्सिमम 1.5 लाख ले सकते हैं, और जितना बाकी आपने 1.5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट किया ना तो कम की ही आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है? ये भी गवर्नमेंट ने ही, इतनी सारी स्कीम है गवर्नमेंट की जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, क्योंकि देखो फायदा पता है क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करना चाह रही है। अब देखो आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपने क्या किया, आपके बैंक में डिपॉजिट करवाया। अब बैंक में डिपॉजिट क्या आप एम ही करवा देते हो? भाई आपको कुछ रिटर्न मिलता हो तभी करवाते होगे? कहते हाँ जी। तो बैंक ने आपके पास आपका पैसा लिया, आपके पास से चला गया, कहते हाँ जी। बैंक के पास क्या हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया। अब बैंक क्या करेगी, इस पैसे को आगे जाके लैंड कर देगी, मींस की उधार में दे देगी, राइट, उनको लोन प्रोवाइड कर देगी। अब लोन दिया इस बैंक ने, तो बैंक की क्या हो रही है, इनकम हो रही है, तो वो इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है फॉर एग्जांपल 5% है, तो जो चार्ज करने वाले इंटरेस्ट है ना वो 8 से 10% मिलेगा, और जो इसके बीच की जो परसेंटेज है ना 3 से 5% जो है वो बैंक की इनकम है। समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे? तो गवर्नमेंट इसीलिए तो आपको प्रमोट करे कि आपका पैसा इंडस्ट्रियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस, किसी ना किसी पर्पस तो यूज हो भाई। ठीक है, तो इसी वजह से काफी सारी स्कीम्स है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पर क्या करते हैं, फिक्स इनकम आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, और जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैकअप किया जाता है। ठीक है, अगर जहां पर आपने इसको इन्वेस्ट किया ना, अगर कोई जिस डिपार्टमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा नहीं दे पाई तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपके पैसे को रिफंड करेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी जो सेविंग्स है उनको क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, सिक्योर किया जाता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जिस चीजों को संभाला जाता है ना वो सभी की सभी चीजें वो क्या होती है, सिक्योर होती है। ओके जी, क्या मैम फिक्स इनकम आएगी? हाँ जी, हाँ जी, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कहते ओके, और मैम इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? जैसे ऊपर, जैसे ऊपर तो क्या था, टैक्स फ्री था। अरे अरे मैंने बताया था यहाँ पे तो क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। मींस की जो इनकम आप यहाँ से आपको मिली है इन फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट, वो इनकम क्या रहने वाली है, आपकी टैक्सेबल रहने वाली है। अच्छा मैम, अगर मैं इस इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट कर दूं तो? समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो? सुनो, मैंने कहा मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, कहते हाँ जी, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, इसके ऊपर मुझे 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, कहते अच्छा, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, 1,10,000 रुपए हो गया, कहते हाँ जी। अब मैं दोबारा से सारे के सारे पैसे को दोबारा से फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहते अच्छा, तो मैम इसके ऊपर भी इनकम आएगी, 10% करेंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, अब 11,000 रुपए इंटरेस्ट आएगा। अब ये जो पैसा आएगा 11,000, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? कहते नहीं, जब आप री इन्वेस्ट करेंगे ना इंटरेस्ट को, उसके ऊपर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। वो भी कौन सा है, 1,000 तो 10,000 के ऊपर जो टैक्स आया है, और 1 लाख के ऊपर जो वापस 10,000 वापस आया टैक्स, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इस 1,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया? क्लियर है? या फिर मैं दोबारा से कर पाऊं? जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, हाँ जी। अब ये 11,000 दोनों का सम था ना, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया। 10,000 एक तरफ है, 1,000 एक तरफ है, एक के ऊपर कुछ नहीं लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, और ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके जी। यहाँ पे मान लीजिए अमित ने इन्वेस्ट किया था 1.5 लाख रुपए एनएससी में, ठीक है, उसने क्लेम किया कितना, 1.5 लाख का। ठीक है, अगर ये 2 लाख करता तो भी आपको 1.5 लाख का ही क्लेम होता। ठीक है, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट क्या होती है? एफडी जिसे हम कहते हैं ना, जिसकी 5 साल की लॉक इन पीरियड होती है। गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ जी आप पैसा जमा करवाइए, हम आपको हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट देंगे। पता है एफडी के ऊपर ज्यादा पैसा होता है। अगर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का अगर मैं कंपैरिजन करूं बैंक के साथ, बैंक में कम रेट होती है आपकी सेविंग के ऊपर, पोस्ट ऑफिस में इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो सबसे अब ज्यादा से ज्यादा रुझान क्या हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड क्या है, एफडी करने का 5 साल है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न करने वाले हैं वो टैक्सेबल होने वाली है। मींस कि मैम केवल प्रोविडेंट फंड के ऊपर ही इंटरेस्ट की जो इनकम थी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा था। हाँ जी, ठीक है, रिवाइज हो रहा है साथ साथ जो मैं पिछला रिवाइज कर रही हूँ। यहाँ पे देखो रवि है जिसने डिपॉजिट किया था 1,20,000 रुपए सेविंग्स की, टैक्स सेविंग्स की में, एफडी में, तो उसको 1,20,000 की डिडक्शन मिलेगी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अगर उसकी इनकम अगर 10 लाख है ना, 1,20,000 की, वो कह रहा है कि भाई मैंने तो भाई एफडी करवाई हुई है, कहते कोई दिक्कत नहीं, एफडी करवाई, आपका पैसा डिपॉजिट है ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने आपको ना एटीसी की डिडक्शंस दी है। ओके ओके, तो दैट मींस मेरा अब पैसा कितना रह गया, टोटल इनकम कितने के ऊपर टैक्स लगने वाला है, टोटल इनकम के ऊपर अब मेरा 8 लाख
20,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? पता नहीं क्या हो गया, समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर टैक्स लगे, एक तो इसके ऊपर टैक्स लगे, दोनों में फर्क है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो मेरे 10 लाख के ऊपर टैक्स लगे जो कि 1 लाख रुपए आ रहा है, एक मेरा 7 लाख के ऊपर टैक्स लगे जो कि 70,000 आया, 30,000 की सेविंग हुई ना, दैट्स इट, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। नेक्स्ट जाइए, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम क्या कहते हैं? इक्विटी लिंक क्या होता है कि आप शेयर्स के अंदर डीलिंग कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का फायदा पता है क्या होता है कि इसमें एक तो हायर रिटर्न आती है, और इसका बेनिफिट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो गवर्नमेंट आपको कहती है एटीसी में आपको 1.5 लाख तक की मैक्सिमम क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम क्या मिलने वाली है, डिडक्शन मिलने वाली है। ओके मैम, कितने साल तक रखना पड़ेगा? जैसे एफडी है 5 साल तक रखना पड़ेगा मुझे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो मुझे 15 साल तक होल्डिंग पीरियड है, और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी 5 साल की है, इक्विटी लिंक्ड वालों की, अच्छा आया नहीं है क्या, उनकी 3 साल की है, अच्छा आ गया, अभी समझ रहे हैं, उनकी 3 साल की है। तो आपको कम से कम 3 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? और ये बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इसके ऊपर ना रिटर्न है ना वो सबसे ज्यादा हाई होता है, सबसे ज्यादा हाई होता है, ऑफर बेटर है रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देन एफडी और एनएससी से। ठीक है, और यहाँ पर जो रिटर्न आर द टैक्सेबल रिटर्न्स क्या होने वाले हैं, टैक्सेबल होने वाले हैं। देखो ये फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, आपके शेयर्स के अंदर डीलिंग होती है। ठीक है, एक हब होता है जहां पर ये क्या किया जाता है, आपका पैसा कलेक्ट होगा और यहाँ पे जो एक मैनेजर बैठा है ये आपके पैसे को इस जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहां पर रिटर्न हाइयर आता हो। ठीक है, और यहाँ पे ये लिमिट भी रखी है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सेक्शन 54 के अंदर भी डील होती है इसके बारे में। अगर आपको यहाँ से कोई गेन हो रहा है, ठीक है, कोई भी गेन हो रहा है, अगर वो गेन 1,25,000 1,25,000 से, मान लीजिए मेरे को, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने 10 लाख 10 नहीं कहूंगी, मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और उस 5 लाख के ऊपर ना मेरा इंटरेस्ट है ना, जो इनकम आ रही है वो 1,25,000 है या इससे कम है, तो गवर्नमेंट कह रही है कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1% भी टैक्स नहीं लगेगा आपकी इस वाली इनकम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो मेरे रिटर्न आ रहे हैं, जो मेरी इंटरेस्ट की इनकम आ रही है उसके ऊपर मैं टैक्स लगा रही हूँ, नहीं लगा रही हूँ? कहते हैं हाँ जी लगा रहे हो। अब यहाँ पे ना रिटर्न के ऊपर भी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ना, उसकी लिमिट बताई जा रही है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी, ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी, और जो इसके ऊपर ये आ रहा है ये मेरे पास क्या है, रिटर्न है, ये मेरे पास इंटरेस्ट है। अगर रिटर्न की जो अमाउंट है 1,25,000 तक ही है अप टू, तो मेरा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर मैं कोई भी टैक्स की अमाउंट पे नहीं करूंगी। अगर मेरा यहाँ पे 1,26,000 हो गया, 1,30,000 हो गया, मींस की 1,25,000 से बढ़ गया, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसी ये जो 1,26,000 है ना, 1,25,000 है, जितना भी बड़ा है उसके ऊपर आपको 12.5% क्या है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। कहते ओके, समझ में आया? मींस की रिटर्न के ऊपर भी लिमिट लगा दी, 1.5 लाख तक, 1,25,000 तक, 1.25 लाख तक कुछ भी कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। जैसे ही उसके ऊपर बढ़ा, आ जाओ तुमसे 12.5 लेते हैं, है ना? समझ में आया? अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं, ट्यूशन फीस फॉर द चिल्ड्रंस की जो ट्यूशन फीस होती है ना, जैसे ट्यूशन फीस ये नहीं है कि आप स्कूल के बाद जो आप होम ट्यूशन जाते हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो बात कर रहे हैं कि आपकी एजुकेशन के ऊपर जितना भी खर्चा पानी हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। एजुकेशन इन द सेंस कि आप स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे खर्चा होता है, तो वहां की जो फीस होती है वो अप टू 2 चिल्ड्रंस तक क्या होती है, फ्री होती है। ठीक है, समझ में आया? और दूसरा ये नहीं है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अपनी कोचिंग ले रहे हैं या फिर किसी अदर जो पॉइंट्स हैं वो नहीं होने वाला, पार्ट टाइम कोर्स नहीं होने वाला, रेगुलर फुल टाइम एजुकेशन सेशन आपको लेना होगा। इंडिया के अंदर किसी भी एरिया में है तो आपको उसकी फीस की डिडक्शन मिल सकती है, वो भी अप टू 1,50,000। क्या इतनी समझ में आई? कहते हाँ जी बिल्कुल आ रही। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सुरेश है जिसने अपने बच्चों की जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा ना 80,000 की है पूरे साल में। ठीक है, ठीक है, पूरे साल में 80,000 रुपये किया। अभी एक बच्चे का है चाहे 2 बच्चे का, ये पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 3 बच्चों का है तो क्या कहेंगी सरकार कि भाई 2 बच्चों का खर्चा करके कैलकुलेट करके बता दो, 80,000 में से माइनस कर देंगे, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 3 का अलाउड नहीं है, 2 का अलाउड है, पॉइंट बी नोटेड। ओके ओके, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ द होम लोन। भाई होम लोन के रिगार्डिंग बात की जा रही है, प्रिंसिपल कि मैंने होम के मतलब मैंने घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस करने के लिए मैंने लोन लिया है।
तो उस लोन की पेमेंट भी तो करनी होगी। कहते हैं हाँ जी। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। द डिडक्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉट फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टी। कि आप अपने घर रहने के लिए आपने लोन लिया है, घर के अंदर रहने के लिए लोन लिया है, ये नहीं है कि आप उसमें अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज करेंगे उसके लिए लोन अवेलेबल, उसके लिए डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। कहते ओके दैट प्रॉपर्टी कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड आउट एंड एक्चुअल प्रिंसिपल आपने पे किया हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मकान ले रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपने लोन लिया है, उसकी आपने एक तो एक्चुअल पेमेंट की होनी चाहिए, दूसरा वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए, आपका रेजिडेंशियल पर्पज के लिए होना चाहिए। ओनली द प्रिंसिपल कंपोनेंट दैट मींस ऑफ ईएमआई पेड फॉर द होम लोन क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। केवल प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे कवर नहीं होता। समझ में आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने होम लोन लिया है 5 लाख रुपए का, मैंने घर बनाना है 5 लाख, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख लिया है। अब इसके ऊपर बैंक कह रही है कि हाँ जी तुम्हें 5 लाख मिल जाएंगे, पर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो चार्ज करते हैं ना। बैंक कहते कितने करोगे? उन्होंने कहा भाई 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये कह रहे 25,000 रुपए आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। 80C के अंदर डिडक्शन ना केवल इसकी मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको 24B में दी गई है। समझ में आया? 24B में दी गई है। ओके। और जरूरी है कि उस प्रॉपर्टी को आप होल्ड करके रखें, इसकी बेचनी नहीं है। आपको 5 साल से पहले 5 साल तक आपको उसका जो पोसेशन है वो आपको अपने पास ही रखना होगा, तभी आपको ये डिडक्शंस मिलेगी, अदरवाइज ये रिवर्स हो जाएगी अगर आपने उसे 5 साल से पहले बेच दिया तो। इंटरेस्ट ऑन द होम लोन जो मींस की 25,000 रुपए वो कवर नहीं होता है अंडर सेक्शन 80C के अंदर, क्योंकि ये कवर किस में होता है? अंडर सेक्शन 24B के अंदर। ये हाउस प्रॉपर्टी हेड वाले में। समझ में? 24A जो कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस है और 24B आपका ये इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिडक्शंस है। समझ में आ रहा है? ओके। एग्जाम्पल कैसा है कि अमित ने पे किया है 2 लाख रुपए EMI के ऊपर पूरे साल के लिए, और पहले साल उसने 1 लाख रुपए प्रिंसिपल रीपेमेंट की है कि भाई मेरा जैसे 2 लाख रुपए देने थे उसमें से 1 लाख की पेमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट कह रही कि अभी 1 लाख की दो, एक्चुअल में पेमेंट होनी चाहिए, तो 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी। 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा उसकी डिडक्शन नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो 24 में मिलेगी। जब नेक्स्ट 1 लाख की देगा तो तब मिलेगी। तो तभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्चुअल पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल पेमेंट पेड ऑफ होना चाहिए, एक्चुअल पेमेंट आपकी होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात की जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या करे कि अभी मैंने बताया ना कि जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स के घर में 2 गुड़ियां हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र अभी 10 साल से कम है। तो ये क्या करना चाह रहा है कि एक ऐसा अकाउंट बनवाएगा जिसके अंदर क्या होगा, इनके नाम के ये क्या करने वाला है, पैसे डिपॉजिट करने वाला है। और ये पैसे आपको तब मिलेंगे जब ये क्या होगी, या तो 18 साल से क्रॉस कर जाए, मींस के 18 साल से ऊपर की उम्र हो जाए इन दोनों बच्चों की, गुड़िया जो भी है लड़कियां, ठीक है। और दूसरा, या फिर इनकी शादी के टाइम इस पैसे को हम यूज कर सकते हैं, मींस की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सेविंग हो रही है। गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि अच्छा तुम इसमें पैसा लगा रहे हो, ओके, तुम बेटी मतलब ये होता है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला सिस्टम चल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हो तो हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। कहते ओके। और इवन ये होना भी चाहिए, ठीक है, इवन लड़कों के लिए भी होना चाहिए, कहीं मैम लड़कियों के लिए ही है, लड़कों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जितना खर्चा यहाँ होता है उतना खर्चा हमारा वहां पे भी होता है ना। बट जो लोगों की जो माइंड की जो मेंटालिटी है गर्ल्स के रिगार्डिंग, तो वो थोड़ी चेंज करने के लिए या फिर उनको प्रमोट करने के लिए, देखो कोई भी चीज ऐसे नहीं करता, कोई भी इंसान नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, 250 रुपए से अकाउंट ओपन होता है। यहाँ पे हर महीने हर साल क्या करना पड़ता है, आपको 250 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। और मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1.5 लाख, वैसे ऊपर कितनी भी कर सकते हो, बट 1 साल में 1.5 लाख कर सकते हो, ठीक है। लॉक इन पीरियड क्या है, या तो वो 21 ईयर की हो जाए अंटिल द गर्ल्स टर्न द 18, या फिर वो उसकी मैरिज के टाइम बात की जा रही है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, ऑल टैक्स फ्री, यहाँ पर सब कुछ फ्री। एक तो PPF था और दूसरा ये वाला दूसरा अकाउंट ये है जिसमें रिटर्न्स के ऊपर बेनिफिट मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बेनिफिट मिलेगा, जो इसके ऊपर रिटर्न आ रहा है वो भी बेनिफिट मिलेगा, जो म्यूचुअल अमाउंट है वो भी बेनिफिट मिलेगा। इसकी जो आपकी जो मैच्योरिटी जो अमाउंट होती है ना, कि जब आपको 21 साल के बाद जो पैसा मिलेगा, जैसे कि 10-21 लाख रुपए ऐसे मिलते हैं इनके,
कि 10 लाख 20 लाख ऐसा मिलता है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट हाँ जो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है ना उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो मतलब डिपॉजिट कराने का भी, इंटरेस्ट का भी और जो मिल रहा है उसका भी, किसी के ऊपर टैक्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, अजय है जिसने अपनी गुड़िया का क्या किया हुआ है, डॉटर का क्या किया हुआ है, 50,000 रुपए एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाया है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ जी आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी आपकी हर साल की सैलरी में से। ठीक है, नेक्स्ट जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन दैट मीन्स उनकी ओल्ड एज के लिए, कहते हैं ना गवर्नमेंट की, अब अपने बुढ़ापे के लिए अपना पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो। अगर लोग ऐसे इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये केवल किसके लिए, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो चुकी है, 60 साल से ऊपर वाले, 61 62 63 ऐसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली द इंडिविजुअल अबव द 60 ईयर के बारे में बात की जा रही है। इंटरेस्ट क्या होने वाला है, जो इस स्कीम के अंदर पैसा लगाएगा, देखो हर कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस इंटरेस्ट के ऊपर क्या रहने वाला है, ये आपका टैक्सेबल रहने वाला है, आपको इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बट इन्वेस्टेड अमाउंट क्या आने वाली है, एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लॉक इन पीरियड क्या है आपका 5 ईयर है, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है 8 साल तक। ठीक है, समझ में आया। तो आपको पूरा अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, अब सारा का सारा जो अभी हमने पढ़े 9 से 10 पॉइंट, यहां पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी एटीसी के अंदर, भाई 1.5 लाख मिलेगी। ओके, इवन इफ यू इन्वेस्ट इन द मल्टीपल स्कीम, चाहे आपने अलग अलग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई हो, जैसे कि एलआईसी के अंदर मान लीजिए आपने 20,000 रुपये किया हुआ है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आपने 50,000 कर दिया है, और आपने नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर आपने 1.5 लाख कर दिया है। फिर उसके बाद आपने कुछ और मतलब 20,000 की आपने ये सीनियर सिटीजन स्कीम के सर्टिफिकेट के अंदर भी आपने 20,000 रुपये के इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अब टोटल मिलाए तो ये कितना हो गया, टोटल मिलाए तो कितना हो गया, ये 2,40,000 हो गया। बट आपको मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी। क्या, तो चलो 1.5 तो कम हुआ, बाकी का हम अपने आप देख लेंगे 90,000 रुपये, है ना। अप्लाई ओनली टू द इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होगी और एचयूएफ के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, लॉक इन पीरियड देखो 3 चीजों का अलग था, पीपीएफ का क्या था 15 था, जिसके रिटर्न के ऊपर भी मेरे पास क्या नहीं लग रहा था, रिटर्न के ऊपर भी मेरे पास टैक्स नहीं लग रहा था। जो इक्विटी सेविंग स्कीम थी इसके ऊपर 3 साल है, और जो मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर 5 साल की लॉक इन पीरियड है। इसके साथ साथ मेरे पास जो सुकन्या समृद्धि योजना थी उसके ऊपर भी रिटर्न के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था, बाकी सभी के ऊपर मेरे ऊपर टैक्स लग रहा था रिटर्न के ऊपर। ठीक है, अगर मैं री इन्वेस्ट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिटर्न जो फर्स्ट टाइम रिटर्न आ रहा है उसके ऊपर मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल फॉर द कॉर्पोरेटिव एंटिटी और द बिजनेसेस, इनके इन बाकी सभी के लिए ये डिडक्शंस अलाउड नहीं है। ओके, क्या मैम एटीसी हो गया कंप्लीट, हाँ जी एटीसी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या हम एटीडी स्टार्ट करें, एटीसी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि चीजें रिवीजन करने से ज्यादा आती है। मैं कहूँ कि नहीं अब तुम्हें तो पक्का याद हो गया होगा, पक्का याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत रहती है तो इन जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करें ना, इनको आप रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि मैंने इन शॉर्ट में हर चीज को इन डेप्थ में ऐसे तभी मैंने पॉइंट्स में बना के लिखे, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि एग्जाम में आप कैसे लिखे, क्योंकि इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, बहुत जबरदस्त थ्योरी क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑफ 80 पे आता है, मोस्ट ऑफ 80 डीडी डीडीए डीडी भी आप पे आता है। तो करें स्टार्ट अब हमारा थर्ड पार्ट सॉरी, क्योंकि एटीसी तो हो गया। चलो, क्या लिखा हुआ है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 80DD बी, ये आपको ये सिंबल नजर आ रहा है, किस चीज का नजर आ रहा है, ये प्लस का साइन किसका होता है, जल्दी से मुझे रिकॉल करके बताओ, हॉस्पिटल का होता है। अच्छा, तो ये यही कह रहा है कि जितनी भी आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा आ रहा है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा, जैसे कि आपका हेल्थ चेकअप हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपकी डिसेबिलिटी है, उनके बारे में बता रहा है। ये सारे के सारे सेक्शंस हम तीनों के मैंने ना इसी तरीके से बताया हुआ है तुम्हें, जैसे कि 80D मेडिकल के रिगार्डिंग है, 80E आपके एजुकेशन और द व्हीकल्स के रिगार्डिंग है, 80G स्पेशल डोनेशन के रिगार्डिंग है, 80C इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग था। तो उसके अंदर जो भी जैसे पॉइंट्स आ रहे थे ना वैसे ही मैंने उसके अंदर इंक्लूड किए हुए कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जैसे कि 80E है हमारा किसके रिगार्डिंग है, होम लोन के रिगार्डिंग है, इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग है। 80G सारी की सारी डोनेशन है, वो सारी डोनेशन मैंने एक लाइन में लगा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे जिससे कि आपको भी आसानी हो जाए, क्योंकि बुक के अंदर बहुत ज्यादा इत्र बित्र करके दिया हुआ है ना। तो चलो, तो जितने भी हमारे पास मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी का मुझे क्या मिलता है, मेरी इनकम में से कहते हैं गवर्नमेंट भाई तुम माइनस कर लो, तुम पहले ही अपनी बीमारी के ऊपर मतलब खर्चा दे चुके हो, इतना खर्चा हो चुका है तुम्हारा, तो उसको माइनस करके दिखा दो, फिर टैक्स कम दे देना। कहते हैं अच्छा, चलो पढ़ते हैं क्या कहता है। डिडक्शन फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर बताने की जरूरत है।
आई थिंक नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें वही बात है, कॉमन है। ठीक है, अब कोई भी आप इंश्योरेंस करवाते तो उसका आपको प्रीमियम फिल करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? क्योंकि तभी तो कोई कंपनी आपको क्या देगी, वापिस जो भुगतान की जाती है, ठीक है, रेमेडीज जो भी सॉरी इंडेमनीफाई करेगी, आपको कंसिडरेशन देगी कि आपको जो भी नुकसान हुआ उसको वापस पे कर देगी। कहते हैं हाँ जी, वो डिपेंड करते हैं कि हाँ जी आपका प्रीमियम कैसे है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स अपना खुद का करवा सकते हैं, कहते हैं हाँ जी, अपना वाइफ का करवा सकते हैं, कहते हैं हाँ जी, अपने पेरेंट्स का करवा सकते हैं, कहते हैं हाँ जी, अपने बच्चों का करवा सकते हैं, हाँ जी, मींस की जो भी मिस्टर एक्स के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, इवन इनके ब्रदर सिस्टर सब आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होने चाहिए वो पर्सन, ठीक है, पूरी तरीके से। तो यहाँ पे उन सबका जब ये प्रीमियम फिल करेगा ना, तो उनके लिए उनकी जो भी अमाउंट क्या होने वाली है वो डिडक्ट हो जाएगी। क्या मैम सारी अमाउंट डिडक्ट होगी? जैसे एटीसी में तो लिमिट थी कि 1.5 लाख ही होगा, चाहे आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लो तो आपको 1.5 लाख मिलेगा। हाँ जी, यहाँ पे भी लिमिट है, बट वो डिपेंड करती है आपकी एज के ऊपर। एज मीन्स एज दैट, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल तक है या फिर 60 से कम उम्र है, तो दैट मीन्स अब देखो, आप जब इंश्योरेंस करवाने भी जाते हो ना, हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जाते हो, जितनी ज्यादा उम्र होगी ना आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक तो आप अपनी खुद की करवाने जाओ, एक आपकी अपनी दादाजी की करवाने जाओ, तो देखो प्रैक्टिकली सोचना, आपकी सेहत बिल्कुल ओके है, दादाजी की सेहत थोड़ी सी गड़बड़ाहट में है, तो कंपनी क्या कहेगी, भाई ये तो पर्सन कभी भी जा सकता है। और जब भी कोई पर्सन की हेल्थ थोड़ी इनस्टेबल होती है तो उनका प्रीमियम क्या किया जाता है, हाई चार्ज किए जाते हैं। लॉजिकली समझ में आया? और आपका प्रीमियम क्या मिलेगा, लो चार्ज किया जाएगा, क्योंकि आपकी उम्र कितनी है, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, ज्यादा से ज्यादा 24-25 हो सकती है। बट इनकी क्या होगी भाई, 66, 67, 68, इससे ऊपर होगी ना होगी। तो यहाँ पर एज के बेसिस पे इन्होंने बोला है कि अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो आपकी प्रीमियम का जो अमाउंट है ना, वो हम 25,000 रुपए क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे आपकी इनकम में से पूरे साल की। कहते अच्छा, ये तो मैंने मेरा किया है, मैं इसकी खुद का, मेरी वाइफ के नाम या फिर मेरे बच्चों के नाम मैंने किया है, तो वो 25,000 है। अगर पेरेंट्स है, वो भी डिपेंडेंट है, और उनकी उम्र भी चलो मान लीजिए 60 साल से कम, तो दैट मीन्स उनकी सेहत वेल एंड गुड है ना। तो सेहत जितनी ज्यादा ठीक होगी उतना कम मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिडक्शन की भी अमाउंट भी फिर क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि चलो मिस्टर एक्स कह रहा है कि मैं तो मेरा भी करवा रहा हूँ, मेरी फैमिली का करा हूँ, तो टोटल कितना मिलेगा? अरे दोनों को प्लस कर दो ना, कितना हो गया, टोटल डिडक्शन आपको 50,000 की मिलेगी। कहते अच्छा मैम, ये हो सकता है कि जब हम दोनों 60 से कम हो सकते हैं, क्या हम दोनों 60 से बड़े भी तो हो सकते हैं? कहते हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। अगर सेल्फ या फिर पेरेंट्स बोथ आर अबव द 60 एज, तो क्या होगा भाई, 68 से ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम एक पर्सन के लिए, मतलब कि जो आपकी ये वाली फैमिली है उसके ऊपर 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। कहते अच्छा, अगर मैंने मेरे पेरेंट्स का भी करवाया तो कहते उसका भी 50,000 है ना, 60 से बड़े दोनों की लिमिट क्या होगी, 50-50 दोनों की ईच होगी, इकट्ठी नहीं, ईच होगी। तो टोटल डिडक्शन मैम 1 लाख। हाँ जी 1 लाख। अच्छा मैम एक और केस बताओ ना, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं तो क्या हूँ, 60 साल से कम हूँ, और मेरे जो पापा जी हैं वो 78 ईयर के हैं, मैंने दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया। अब आप ये देखो कि आपकी उम्र कितनी है, 60, उम्र 60 से कम होती तो उनकी इंश्योरेंस की प्रीमियम के ऊपर डिडक्शन कितनी मिलती है, 25। मैम पापा की उम्र है 78, तो उनकी 70 60 से क्रॉस कर रही है तो आपको मिलेगी 50,000। कहते अच्छा, तो टोटल कितनी होगी, 75,000। यही तो बताना चाह रही हूं मैं, क्लियर हुआ? कहते अच्छा, अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ जी आप 78 के और पापा जी 60 साल के हैं, नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर ये चीजें नहीं अप्लाई होंगी। ठीक है, कई बार बच्चे मजाक कर देते हैं, बट ऐसा मजाक नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको बस एज के बेसिस पे ध्यान रखना है कि हाँ जी मेरी उम्र कितनी है और मेरे पेरेंट्स की उम्र कितनी है, दो के बीच में बाइफरगेट किया है, 60 साल से कम है तो 25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, 60 से ऊपर है तो 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। आई थिंक टॉपिक इज क्लियर हो गया। टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, ये किसकी है, हेल्थ इंश्योरेंस की है, और सेक्शन 80D है। ठीक है, 80 जो डी है ना, डी को याद रखो, सीधा सीधा बात कर रहा है मेडिकल। अभी पीछे मैंने कुछ एक कमेंट देखे थे जो पहले भी वैसे मैंने चैप्टर करवाया, उन्होंने बोला था कि डी के अंदर क्या था कि डॉक्टर, दवाई, और फिर आई थिंक डी के रिगार्डिंग उन्होंने बोला था, फिर आ जाता है डेथ, वो आई थिंक भूल गए थे, बी है यहाँ पर, तो डेथ नहीं आने वाली। अब
का नया बर्थ हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, डॉक्टर दवाई और मेरा नया जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, ठीक है। वैसे इसको मैंने वो एक और तरीके से करवाया था, दमदार बीमारियां। आगे पढ़ते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, रवि है मिस्टर जो कि 35 एज की में है और उन्होंने पे किया 20,000 रुपये अपनी फैमिली के नाम की हेल्थ इंश्योरेंस और 30,000 रुपये अपना। अब देखो 35 साल है, 60 साल से कम है, तो उसको कितना मिलेगा, 25,000 की डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम, कहते हैं हाँ जी। और जो फैमिली मेंबर है उसको कितनी मिलने वाली है, उसको कितनी मिलने वाली है, उसकी देखो 50,000 मिलने वाली है उसको डिडक्शन, कहते हैं हाँ जी। अब देखो ये तो क्या है 50 से कम है अमाउंट, तो ये उठा लेंगे, मैक्सिमम ये मिलेगी तो हम ये उठा लेंगे। सॉरी पेरेंट्स की कौन सी है, एक सेकेंड, अच्छा सीनियर, आगे मैंने पढ़ा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, हिज सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, अच्छा इसकी ये वाली है और यहाँ पे 25,000 है, तो मैक्सिमम आपको ये वाली मिलने वाली है, राइट। और बट आपका एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है, इसका एक से 20,000 रुपये हुआ है, इसका 30,000 रुपये हुआ है, और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 25,000 और यहाँ पे 50,000, तो इसकी आपको पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर इससे ज्यादा अमाउंट होती तो फिर आपको मैक्सिमम यही मिलती, ठीक है। अच्छा सेक्शन 80D क्या कहता है कि जब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी फैमिली के अंदर ना कोई भी जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना वो डिसेबल है भाई। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे पेरेंट्स हो गया, ठीक है, उनके पैरों से चला ही नहीं जा रहा, वो अपने आप उठ बैठ नहीं सक रहे, ठीक है। डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट होते हैं ना कि हाँ जी आपकी डिसेबिलिटी कितनी है, मतलब लोअर है या फिर मीडियम है, जैसे इसको ना ये बोला गया 0% से 39%, ठीक है, 40% से 79% के बीच में बाइफर्केट किया है, 79 से ऊपर मींस की 80 से ऊपर डिसेबिलिटी मींस की पूरा मतलब बहुत ज्यादा बीमार पर्सन है। तो डिसेबिलिटी अगर आपके डिपेंडेंट्स की है, डिपेंडेंट्स में कौन आएगा, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन हो गया, ठीक है, आपको छोड़ के, जो टैक्स पेयर खुद है उसको खुद को छोड़ के कोई भी पर्सन है, ठीक है, बच्चे हैं, वाइफ है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, कोई भी है बट डिपेंडेंट होना चाहिए, उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको क्या मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, डिडक्शन मिलने वाली है। ऊपर क्या था, एज के बेसिस पे डिडक्शन मिलने वाली है, यहाँ पर क्या है आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर मिलने वाली है। और यहाँ पे डिपेंडेंट कोई भी हो सकता है, स्पाउस हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। विद द डिसेबिलिटी यू कैन क्लेम अ डिडक्शन फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इनकी भाई मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, या फिर मैं कहूँ कि इनके रहने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि इनकी जो मेडिसिन आती है, ठीक है, जो आपने इनके लिए क्या है मेड रखी हुई है, ठीक है, उनका भी तो खर्चा आता है ना, है ना, आपने इनका लाइफ इंश्योरेंस का भी प्रीमियम आपने फिल किया होगा, तो यहाँ पे इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। कौन लेगा भाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और टैक्स पेयर जो भी है वो उनके बारे में। अच्छा मैम आपने जो ये अभी डिसेबिलिटी की प्रोसेस बताई, इनमें अमाउंट कितना मिलेगा मैक्सिमम, अगर आपकी डिसेबिलिटी 0 से लेकर 40 के बीच में है तो आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का डिडक्शन का अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर 40 से लेकर 80 के बीच में है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 75,000, वो भी क्या है पर ईयर के हिसाब से ही है, ठीक है। अगर मेरी जो डिसेबिलिटी है वो 80% से ज्यादा है, ठीक है, कितनी 80% से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मेरी सीरियस कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या कितनी डिडक्शन मिलने वाली है, 1,25,000, 1.25 लाख रुपए आपको क्या मिल जाएगा, अब आपकी इनकम में से माइनस करने के लिए मिल जाएगा। कहते ठीक है, जैसे कि सुरेश एग्जाम्पल के अंदर जो मिस्टर सुरेश है उनके जो ब्रदर है, उसके ब्रदर की जो डिसेबिलिटी 50% है। अब आप ये देखो, एक तो 0 से 40 होती है, एक 40 से 80% होती है, एक 80 से अबव होती है। अब ये 50% यहाँ लाई करता है, तो मींस की इसकी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 75,000। हम यहाँ पर जो बिजली का बिल कह रही हूँ मैं, सॉरी क्या नाम है उसका, मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी बिलिंग हुई है, जितना भी खर्चा हुआ, उस बिलिंग को नहीं देखेंगे। कहते चाहे आपका कितना भी खर्चा हुआ है, चाहे इससे कम खर्चा आया है, चाहे उससे ज्यादा खर्चा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम तो इतनी और जितना हुआ है उसको कंपेयर कर रहे थे, है ना। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जितना भी खर्चा आया हो, कितना भी खर्चा आया हो, आपको फ्लैट 75,000 रुपीज की क्या मिलने वाली, डिडक्शन मिलने वाली। क्या समझ में आ रहा है, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे मैं किसी भी तरह की आपकी सर्टिफिकेट नहीं देखूंगी, देखो यहाँ पे डिड नॉट नीड टू बी शो द एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस कि आपका कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। डिडक्शन इज अ फिक्स, आपको फिक्स मिलेगी ही मिलेगी भाई। अब ऐसा तो भगवान किसी के साथ ना करे, क्योंकि ये चीजें सहनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ना, तो हमें ऐसे डिडक्शन भी नहीं चाहिए। बट हाँ जिनके साथ हो रही है तो उनके लिए जागरूकता होनी चाहिए, है ना, समझ पा रहे हैं। इफ द 90% डिसेबिलिटी होती, इसकी 80% से ऊपर थी, तो भाई मेरे को 1,25,000 रुपए की डिडक्शन फ्लैट मिल जाती मेरी इनकम में से, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। चलो तो नेक्स्ट जाते हैं मेरे पास
सेक्शन 80 DDB, जिसे मैंने बोला था दमदार बीमारियां, ठीक है। मीन्स की बहुत भयंकर बीमारी चल रही है भाई, आप जिसने भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो उस पर्सन की बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी डिसीज है जो मतलब बहुत डेंजर होती है, उनका खर्चा पानी भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो ऐसे लिस्ट है, बट मैंने 4 से 5 को ही उठाया, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी चीजें आपकी सीरियस कंडीशन वाली है, ठीक है। यही डिसीज के अंदर, अगर आप इस डिसीज के अंदर कवर होते हैं, और इसके ऊपर जो टैक्स पेयर है ना, जो टैक्स पेयर है मीन्स की जो पर्सन है, जो फैमिली मेंबर जो हेड है, मिस्टर एक्स को जो है, अगर उसकी फैमिली में से किसी को भी हो रहा है, वो उस चीज का खर्चा उठा रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा खर्चे वाली बात है। गवर्नमेंट कह रही है आपकी फैमिली में ऐसा हो रहा है, कहते हैं हाँ जी, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन दे दी जाएगी, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जैसे ऊपर भी एक गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ही बनाती है, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड टू बी क्लेम द डिडक्शन। अगर डिडक्शन लेनी है तो आपके पास ये बस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको बिलिंग की जरूरत नहीं होती, आपको इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, कहते हो ओके सर। अच्छा, यहां पर भी ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैम इसमें डिडक्शन कैसे मिलेगी? इसमें वही एज इट इज बच्चों, एज के अकॉर्डिंग, जैसे ऊपर वाले में था ना सेक्शन 80D के अंदर कि एज के अकॉर्डिंग डिडक्शन थी, एज अगर 60 से कम है तो इतनी 25,000, 60 से ज्यादा है तो आपके पास 50,000। इसमें भी ऐसे ही एज के ऊपर होगी, बस ये बीच वाला था जिसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं था, यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 की डिडक्शन मिलेगी अगर आपकी उम्र क्या है, 60 साल से कम है। 60 साल की उम्र से कम वालों को क्या कहते हैं? नॉर्मल सिटीजन कहते हैं, नहीं कहते? कहते हैं हाँ जी, कहते हैं बिल्कुल। अगर 60 साल से ऊपर है तो आपको 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, जिसे हम सीनियर सिटीजन भी कहेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन भी कहेंगे, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर LIC भी आपने करवा रखी थी, LIC वालों ने उसका प्रीमियम भी पे किया है, ठीक है, और उस प्रीमियम का प्रीमियम नहीं कहूंगी, क्लेम दिया जो उन्होंने, तो क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को मैक्स टू मैक्स कितनी डिडक्शन मिलनी थी? 40,000 मिलनी थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर जो एक्स है उसकी उम्र क्या है? 45 एज है, और उसने अपनी क्या किया है, एड्स का जो क्या है अपनी ट्रीटमेंट की है, ठीक है, और उसके ऊपर उसका खर्चा ना मतलब मान लीजिए 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। उम्र कितनी है? 45 है। डिडक्शन कितनी मिलेगी? 40,000 मिलेगी। कहते रुको, आपको क्लेम भी तो मिला था, कितना? 25,000 रुपए क्लेम मिला था, इंश्योरेंस वालों ने दिया था। कहते अच्छा, तो मैं इसकी बाकी बचा 15,000 रुपए अगर मैं यहाँ पे जोड़ू तो टोटल कितना हो गया? 40 हो गया, नहीं हो गया? इसकी मैक्स टू मैक्स आपको 40,000 की डिडक्शन मिलेगी। 25,000 इंश्योरेंस वालों ने दे दिया। कहते अच्छा, तो 15,000 रुपए हम 80DD से हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। मैक्सिमम 45 ही मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और अगर मेरी जैसे 60 साल से उम्र ज्यादा हुई तो यहाँ पे 1 लाख का हिसाब आ जाता। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मिस्टर रमेश है जिसकी उम्र क्या है? 62 ईयर है, अबव 60 है, 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी। कहते हाँ जी, बट इन्होंने कहा कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट पे ना 1,20,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ है, बट मेरे को जो इंश्योरेंस वालों ने मुझे क्लेम दे दिया, रिम्बर्स कर दिया है, वो कितना है? 50,000 रुपए। तो बाकी के बचे 50,000 ही मेरे को सेक्शन 80DDB में मिलेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे एक सर्टिफिकेट मेरे पास होना चाहिए। अच्छा मैम, अच्छा ये बताइए, जो आपने अभी जो ऊपर हमने करा है, ठीक है, ये तो हो गया 80D, जिसके अंदर हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस जो भी टैक्स पेयर है वो और उसकी फैमिली दोनों इंक्लूड है। कहते हैं हाँ जी, इसमें ये दोनों इंक्लूड है, सेल्फ भी है और उसके पेरेंट्स भी है। अच्छा, यहाँ पे हमने एज का क्राइटेरिया लिया, यहाँ पर क्या लिया है? ओनली डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? ओनली डिपेंडेंट मींस कि ये खुद इंक्लूड नहीं है। मैम अगर इसको खुद को ऐसी कुछ डिसेबिलिटी हुई तो जरूरी थोड़ी ना फैमिली मेंबर में हो, इसको जो कमा रहा है उसी के अंदर डिसेबिलिटी हुई तो कहते हैं कि इसको भाई इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया है 80U का। ओके, 80U के लिए 80U स्पेशल बनाया है उस इंडिविजुअल के लिए, उस पर्सनल पर्सन के लिए जो खुद एक क्या है? टैक्स पेयर है। समझ में आया? खुद एक टैक्स पेयर है, उस टैक्स पेयर के लिए 80U की डिडक्शंस दी गई है। मैम उसकी कुछ अलग है? नहीं, डिट्टो यही है। हम उसके अंदर भी डिसेबिलिटी को चेकआउट करेंगे। 80U कहना क्या जा रहा है कि डिसेबल इंडिविजुअल की है, ठीक है, डिसेबल इंडिविजुअल की है। टैक्स डिडक्शन टू द इंडिविजुअल हु आर द देमसेल्फ द डिसेबल, वो खुद अगर डिसेबल है
ठीक है। कौन लेगा? ओनली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो टैक्स पेयर है, यहाँ पर HUF इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया वही रहने वाला है 40 to 80, आपको 75,000। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी ज्यादा है तो आपके पास 1,20,000 रुपए, 1,25,000 रुपए में जो क्या है माइनस हम इसमें से कर सकते हैं। अच्छा, डबल DB क्या था? आप इसे दमदार बीमारियों के नाम से भी कर सकते हैं, या फिर आपको मेरे बच्चों ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि जो डॉक्टर है फिर दवाई याद आ जाती है, और दवाई लेने के बाद आपकी आ जाती है, मेडिसिन लेने के बाद क्या जाती है, आप ठीक हो जाते, तो आपका एक नया जन्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बन जाती है, समझ में आया? या फिर आप दमदार बीमारियों के साथ कर सकते हैं, ये सारी बीमारियां आपको लिस्ट में दी गई है। ओके, तो यहाँ पर हो जाता है बच्चों मेरा ये जो सेक्शन है 80D भी कंप्लीट, और जो कि इसके साथ साथ मेरा जो ये पार्ट नंबर 3 है ये भी हो गया है कंप्लीट, जो कि स्पेशली ट्रीटमेंट दे रहा था डॉक्टर्स के रिगार्डिंग, राइट। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 80E के बारे में, 80EE के बारे में, 80EE के बारे में। सिंपल सा है, क्या कहता है समझिए फटाफट। देखिए 80E किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है? यहां पर एजुकेशन लोन के ऊपर है, जो कि मेरा 80E के बारे में बात कर रहा है। लोन फ्रॉम द हाउसिंग के लिए है, कि मैंने लोन लिया है हाउसिंग के लिए, वहां पे बात की जा रही है। और इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स के होती है मैं उनको खरीद रही हूं, उसके लिए मैंने क्या किया है, इनको बाय कर रही हूं। ठीक है, तो सबसे पहले 80E के बारे में बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हाउसिंग लोन तो हमने 80C में भी तो डिस्कस किया था, याद आया? 80C के अंदर अगर आपने लोन लिया है, पर रुको ये थोड़ा अलग है, ये लोन किसी और पर्पज के लिए। देखो सबसे पहले हम 80E करते हैं। 80E कैसे याद कर सकते हैं? E से 80E और E से हमारे पास क्या है? एजुकेशन। ओके भाई, मेरे को एजुकेशन चाहिए थी तो मैंने क्या कर लिया, लोन ले लिया, और लोन लेने का मुझे फायदा मिल रहा है कि जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, उस इंटरेस्ट की अमाउंट को मेरे को डिडक्शन दी जा रही है, मेरे को डिडक्शन दी जा रही है, मींस कि मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी है। ओके, बट एजुकेशन किसकी? एजुकेशन किसी की भी हो सकती है, खुद भी पढ़ सकता है अपनी वाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी अब स्पाउस का मतलब स्पेशली वाइफ नहीं होती, अगर यहाँ पे जो मान लीजिए टैक्स पेयर एक लेडी है तो उसका हस्बैंड यहाँ पे स्पाउस होते हैं, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रंस के लिए भी हो सकता है, या फिर आप किसी के लीगल गार्जियंस हैं, मींस किसी बच्चे को आप किसी के पेरेंट्स हैं बट लीगल गार्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है, ठीक है। संभालने वाले पर्सन को बोला जाता है लीगल गार्जियंस। उसकी एजुकेशन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट जरूर मिलेगा। कहते अच्छा, तो एक बात है, जैसे अभी तक हम लिमिट पढ़ते आ रहे थे ना कि हाँ जी इसके लिए इतनी लिमिट है, इसके लिए इतनी लिमिट है, इतना इतना ही हम डिडक्शन दे सकते हैं, बट यहाँ पे ना कोई लिमिट ही नहीं है। कहते जितना भी इंटरेस्ट है ना, जितना भी इंटरेस्ट है सारे की डिडक्शन मिल जाएगी, परंतु केवल 8 लगातार सालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मींस की आने मान लीजिए मैंने क्या किया, लोन का इंटरेस्ट अब 2000 मान लीजिए 2023 में मैंने लोन लिया था, 2024 में इसका इंटरेस्ट बना, फिर 2025 में इसका इंटरेस्ट बना। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, और मेरी जो इस साल की जो इनकम है और इस साल की इनकम में से मैंने इंटरेस्ट की माइनस करना शुरू कर दिया। तो एक बार जब शुरू कर देते हैं ना, लगातार 8 सालों तक ये इंटरेस्ट की आप डिडक्शन लेंगे, उसके बाद आपको अलाउड नहीं है फॉर द 8 consecutive years, ठीक है, मैक्स टू मैक्स ऑफ द 8 ईयर। ओके, अपर लिमिट कोई भी नहीं है इसकी। एंटायर जो इंटरेस्ट जो बनने वाला है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारा का सारा क्या होने वाला है, एग्जम्प्ट होने वाला है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जाता है जो रवि, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, रवि ने लिया है एजुकेशन लोन और उसके ऊपर 60,000 रुपए एक इंटरेस्ट के तौर पर भर रहा है, इंटरेस्ट के तौर पर 60,000 रुपए है। अच्छा, तो 60 के 60,000 की इनकम टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगी। क्लेम का मतलब होता है डिडक्ट आप इजिली कर सकते हैं। ओके, ओनली इंटरेस्ट, लोन का पार्ट नहीं कह रहे, लोन का पार्ट डिडक्ट के लिए अप्लाई नहीं है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, जो आप लोन ले रहे हैं ना, ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर आपको किसी बैंक से लेना है, ऐसे नहीं किसी अभी आप आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से ले लें, वो आपके लिए अलाउड नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो 80 की ई किसके लिए है? ई एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के लिए मैंने लोन ले लिया, लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना था और उस इंटरेस्ट के लिए फुल्ली डिडक्शन कहां पर अलाउड है? 80E में। ओके, चलो तो फिर अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंडर सेक्शन 80EE। क्या कहना चाह रहे हैं?
कि भाई मैंने लोन लिया है घर के लिए, उस घर की जो लोन लिया है ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर डिडक्शन मिल रही है। मैम आपने तो कहा था कि जो होम लोन लेते हैं उसकी जो डिडक्शन है 24B में मिलती है। यस डेफिनेटली मिलती है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको और ज्यादा एनकरेज कर रही है कि हाँ जी लोन लो और फिर घर बनाओ, होम लोन लो फिर घर बनाएंगे। बट मैम आपने बोला फिर वही एक सेक्शन 24B में देती है। अरे सुनो तो सही, यहाँ पर आपको पहले इसकी डिडक्शन लेनी है। गवर्नमेंट कहती है हम आपको इस सेक्शन के अंदर ना 1,50,000 की डिडक्शन देंगे अगर आपका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, लोन के ऊपर, तो मैक्स टू मैक्स इसके अंदर 1,50,000 डिडक्शन दे देंगे। अच्छा मैम इससे ज्यादा हुआ तो? सुनो तो सही, सुनो मेरी बात सुनो, अगर ज्यादा हुआ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 2,80,000 रुपये हुआ, ठीक है, तो 2,80,000 में से 1.5 लाख तो हमने यहाँ से कवर कर लिए, बाकी के बचे जो पैसे हैं 1,30,000, राइट, 1,30,000 है, वो अब मैं 24B से कवर कर लूं। ओके तो दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा डिडक्शंस दी गई है होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर, कि अगर कोई टैक्स पेयर बाय कर रहा है अपना फर्स्ट हाउस, क्या कर रहा है, बाय कर रहा है अपना फर्स्ट हाउस, और उसको खरीदने के लिए बैंक से उसने लोन लिया है, लोन के बदले जो इंटरेस्ट बनता है उसकी डिडक्शन पहले तो 80EEA में मिलेगी, और अगर उसका बैलेंस बहुत ज्यादा है तो 24B में ले लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे बैंक के अंदर मैंने आपको ये प्रोसेस समझाई थी कि जो बैंक क्या करता है, लोगों की डिमांड के हिसाब से वो क्या करता है, उनको लोन दे देता है, कहते हैं हाँ जी, और जो यहाँ पर बैंक लोन लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ये उसकी क्या होती है, इनकम होती है। अब ये जो इंटरेस्ट बट पर्सन के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इस एक्सपेंस की डिडक्शंस पहले तो आपको 80EEA में मिल जाएगी, अगर बैलेंस ज्यादा है तो 24B में मिल जाएगी। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर भी हमने पढ़ा था, और ये आपका डिडक्शन वाले चैप्टर में मैंने अभी पढ़ा ही दिया आपको। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। भाई कौन लेगा, जो क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम अपने होम को बाय कर रहा है, फर्स्ट टाइम बायर के बारे में बात की जा रही है। होम लोन मस्ट बी टेकन, जरूरी है लेना, और या फिर सैंक्शन हो जाए तुम्हें 1 अप्रैल 2019 या फिर मैं कहूंगी 31 मार्च 2022 के दौरान। मैम अब तो 2025 लगा हुआ है, मीन्स की जो, अब मेरी बात बताऊं आप लोगों को, पहले ये 2016 फिर 17 थी, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे इनकी ड्यूरेशन भी आगे बढ़ रही है। अब 2025 है, अब देखो जो आपका जो बुक्स के अकॉर्डिंग अभी लिखा हुआ है, अभी फिलहाल मैंने 2024 की उठाई थी बुक, उसके अंदर भी अभी यही है। ठीक है, आई थिंक एक यूनिवर्सिटी की बुक के अंदर ये 1 अप्रैल 2000 आपके पास 2020 से लेकर 2000 आपका 1 अप्रैल 2020 21 अरे 22 है ना, तो यहाँ पे 21 22 23, यहाँ पे 23 था। ठीक है, सो आपका जो एग्जाम के अंदर जो एग्जाम जो चेक होने वाला है ना, पेपर जो चेक होने वाला है आपकी बुक के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सो मैं आपको बता रही हूँ, वैसे 2025 लगा हुआ है, इसकी एक नई डेट भी आ चुकी है, 1 अप्रैल 2021 से आगे तक आई हुई है। ठीक है, प्लीज इस पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए, अगर आपकी बुक के अंदर जैसा लिखा हो आप उसको प्लीज फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि देखो बजट जैसे जैसे पास हो जाता रहता है ना, वैसे वैसे आपके पास ये डेट चेंजेस होती रहती है, वैसे वैसे थोड़ी वो जो अमाउंट है, अमाउंट तो मैंने आपको साथ साथ बता दिया, बट डेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, डिडक्शन लिमिट कितनी होने वाली है, 1,50,000, अगर उससे ज्यादा हुई, ओवर एंड अबव हुई, तो अंडर द सेक्शन 24B में आएगी। कंडीशंस क्या होगी क्लेम लेने की, सबसे पहले तो भाई बात क्या है कि जो आपकी स्टैंप ड्यूटी है, प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हो, जरूरी है कि वो 45 लाख से कम हो। इसकी ये नहीं है कि 45 लाख से ऊपर का घर खरीद रहे हो, नहीं, 45 लाख से जो क्या है कम का घर होना चाहिए, और टैक्स पेयर शुड नॉट बी ओन एनी अदर हाउस, और उस टाइम पे जब वो घर ले रहा है ना, तो उस टाइम पे उसका दूसरा घर नहीं होना चाहिए, इसकी रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है ना अभी उसके पास और नहीं होनी चाहिए। ओके, और जो लोन लिया है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले। ठीक है, समझ में आया? कहते हाँ जी बिल्कुल आया। चलो तो फिर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अंकिता है, उसने क्या लिया है, होम लोन लिया है 2021 के अंदर, और उसमें पेड कर दिया 3,50,000 रुपए एक इंटरेस्ट के तौर में। कहते ओके, अब यहाँ पर तो भाई 1,50,000 रुपए आपको तो किसमें मिलेगा, EEA में मिलेगा, सेक्शन 80EEA में, और जो बाकी का जो बचा है 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए आप 24B से कवर कर लेंगे, तो हो गया 3.5 लाख रुपए। कहते हैं हाँ जी, तो टोटल डिडक्शंस आपको इंटरेस्ट की मिलेगी तो 3.5 लाख, बट आपको डिडक्ट करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ओके सर, नेक्स्ट जाता है 80EEB।
EEB क्या मतलब क्या है कि आप देखो सारी की सारी चीजों में ना आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाला, जैसे ATE था एजुकेशन लोन हो गया, ATEE था हम वहाँ पे हाउस के बारे में बात कर सकते हैं, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया रहा है। ये मोस्टली आपके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात की जा रही है। ये जो सेक्शन है ना ATE, ये यहाँ पर भी इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी हमने इंटरेस्ट के बारे में बात की, और एजुकेशन के लिए जो मैं लोन ले रही हूँ यहाँ पर भी मेरा इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बात है। तो समझ में आया? ATE स्पेशली किसके बारे में बात कर रहा है कि आप किसी भी तरह का लोन ले रहे हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है उसकी डिडक्शंस आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, अब चलो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपने लोन लिया, लोन के ऊपर वही एज इट इज इंटरेस्ट बन रहा है। आप लेते हैं ना लोन, ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं, जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं EMI के ऊपर आप क्या करते हैं अपने व्हीकल्स को निकलवाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं केवल बाइक की बारे में बात कर रही हूँ, केवल कार के बारे में बात कर रही हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है। उसको लेने के लिए आपने बैंक गए, बैंक ने लोन दिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट बना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हर बार बैंक क्यों आ रहा है? भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोन देगी, ज्यादा से ज्यादा इनकम भी तो आएगी ना, और लोगों का पैसा यहां से उठाकर वो कहीं और इन्वेस्ट कर रही है, जो बीच की इनकम बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ये इन लोगों ने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया था, बैंक ने इनको 5% लोन इंटरेस्ट दिया, रिटर्न दिया, और बैंक ने आगे उसी पैसे को आगे इन्वेस्ट कर दिया एज ए फॉर्म ऑफ लोन में, और उनसे चार्ज कर रहे हैं 8 से 10%। तो इनके जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम होती है ना, इसीलिए ज्यादा बैंक को प्रमोट किया गया, आपके लोन को प्रमोट किया गया। तो डिडक्शंस की गई है फॉर द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द परचेजिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अकॉर्डिंग। कौन करेगा क्लेम? ओनली इंडिविजुअल टैक्स पेयर, ठीक है, ये HUF या फिर कंपनी को अलाउड नहीं है। नेक्स्ट जाता है लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेना है। दूसरा, ये भी सैंक्शन की डेट आपकी सेम एज इट इज है जैसे हमारा ऊपर वाला था। डिडक्शन की लिमिट एज इट इज 1,50,000 रुपीज है, वो भी इंटरेस्ट के पेड पर, अदर पे नहीं, इंटरेस्ट के पेड पर। राहुल ने क्या लिया है? लोन लिया है इलेक्ट्रॉनिक कार लेने के लिए, और उसने 1,80,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट दे दिया है लोन के ऊपर। तो गवर्नमेंट कहती है कि 1,50,000 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा एज अ डिडक्शंस ATEEB के लिए। ठीक है, समझ में आया? ये सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने की बात है, जैसे चाहे कार हुई, चाहे बाइक हुई, या फिर स्कूटर हुआ, कोई भी चीज हुई। ठीक है, फाइनली समराइज कर दे इस चीजों को, क्या कि आपका ATE क्या था? एजुकेशन लोन था। ATEE क्या था? होम लोन था, जिसके ऊपर फर्स्ट टाइम आप बाय कर रहे हैं, उस टाइम आपके पास कोई भी अदर रेजिडेंशियल हाउस नहीं है। और ATEEB क्या है? आपके पास व्हीकल आपने लिया है, ये इंडिविजुअल यहाँ पर आपने लोन लिया है एजुकेशन के लिए, किसी भी के लिए। ये सारी के देखो ATE सारा ना इंडिविजुअल के लिए, ना तो HUF, ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर मैं कहूँगी कंपनी है, कोई भी नहीं है इसमें। यहाँ पे डिडक्शन की लिमिट एज इट इज 1.5 लाख है, और कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे बात करने की है कि 45 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, आपने लोन कहाँ से लिया हो? आपके बैंकिंग सेक्टर से लिया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलो, तो ये पॉइंट भी हो जाता है बच्चों आपका क्लियर कि हमारा जो सेकंड पार्ट है ATE, स्पेशली जब हम क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, और बैंक के लोन के ऊपर मेरा क्या बन रहा है? इंटरेस्ट बन रहा है। इंटरेस्ट बन रहा है तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे इस इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन लूंगी ही लूंगी। ठीक है, आगे इतना समझ में? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि ATE तक की पिक्चर्स क्या थी। ठीक है, कितनी हम इतनी सारी डिडक्शन कर ली है। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, जिसके अंदर स्पेशली बात करेंगे डोनेशन। भाई कौन कौन डोनेशन कर सकता है? डोनेशन ATG भी है, डोनेशन ATGG भी है, डोनेशन ATGGA भी है, डोनेशन ATGGB है, डोनेशन ATGGC। अरे मैडम GGCGGB समझाओ तो सही, रुको अभी चलते हैं उसके पॉइंट के ऊपर भी। क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास, आप कोई भी पर्सन हो सकते हैं, पर्सन हो या कंपनी है, सबके लिए अलग अलग है। देखो कोई पर्सन चाह रहा है कि हाँ मैं डोनेशन करूं, कोई कंपनी चाह रही है कि भाई मैं डोनेशन करूं। डोनेशन चैरिटी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है ना, है ना। मेरा पर्पस है कि मैं चैरिटी में अपना पैसा डोनेट कर रही हूँ, मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे उससे रिटर्न मिले, है ना। अभी तक हमने जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने कहीं पर भी पैसा लगाया है, हमने बैंक से लोन लिया है, हमारा इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि मुझे उससे कुछ मिल रहा है। बट डोनेशन करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, बस जस्ट ओनली गेटिंग द ब्लेसिंग्स, राइट। तो यहाँ पे यही बात की है, ये जो सेक्शंस है यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, डिडक्शंस होगी किसकी? डोनेशन की।
रेंट के पेमेंट की, और कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज होगी है, रिसर्च फंड के लिए आपने डोनेशन की है। देखो सबसे पहले 80G क्या कर रहा है कि आप क्लेम करेंगे डिडक्शंस को ऑन द डोनेशन मेड बाय अ अप्रूव्ड चैरिटी, जो भी आपकी अप्रूव्ड चैरिटी है ना, वहां पर आपने क्या किया है, डोनेशन की, ठीक है। फंड्स को आपको रिलीफ किया जाएगा, फंड्स को गवर्नमेंट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस है कि अगर आप यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी, मतलब कि एक स्पेसिफिक लिस्ट मेंशन है कि आपको यहाँ पैसा लगाना पड़ेगा तो आपको इतनी 100% मिलेगी या 50% मिलेगी या क्वालिफाइड अमाउंट से मिलेगी, कैसे मिलेगी अभी डिस्कस करते हैं। कौन कर सकता है भाई, यहाँ पे सब कर सकते हैं, इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो सकते हैं, कोई, क्योंकि कोई भी डोनेशन दे सकते हैं ना, यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है ना। और हाँ, डोनेशन आपकी कैश में भी हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है, बट आपको कैश के अंदर ना लिमिट लगाई गई है कि आप 2000 तक तो कैश में डोनेशन कर सकते हो, अलाउड है। बट जैसे ही आप 2000 से ऊपर, मान लीजिए 3000 या फिर 3 लाख, जैसा भी अमाउंट है 2000 से ऊपर हुआ, तो आपको जरूरी है डिजिटली करना पड़ेगा, तभी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ डोनेशन के बारे में अगर बात की जाए ना, डोनेशन आपकी ना काफी तरह की होती है। एक तो 100% डिडक्शन होती है, कोई लिमिट नहीं है। दूसरा क्या है, 50% डिडक्शन होती है, मींस कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख का, तो आपको डिडक्शन मिलेगी केवल 2.5 लाख रुपए की, कोई लिमिट वाली बात नहीं आ रही है। डिडक्शन की है आपने 100% डोनेशन, आपको डिडक्शन मिलेगी, पर सब्जेक्ट टू द 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहना चाह रहे हैं, मींस कि यहाँ पर आपको अपनी एडजस्टेड टोटल ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड का मतलब क्या है कि कुछ चीज प्लस करनी पड़ेगी, कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी, एडजस्ट होकर आपको ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है, उसका मुझे 10% लेना पड़ेगा, वो जो भी अमाउंट आएगा उसका पूरा 100% आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी। सेम इस तरीके से यहाँ पर 10% ऑफ द एडजस्टेड GTI, ठीक है, एडजस्टेड निकालेंगे उसका 50% कर देंगे, वो डिडक्शन मिल जाएगी। इसकी एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है, मैं आपको सजेशन करूंगी कि आप वो लिस्ट याद करो जिसके याद करने के अंदर जो क्वांटिटी है वो कम हो। सबसे पहले क्या है, मैं आपको ये केवल 3 लिस्ट याद करवाऊंगी, ठीक है। याद करवानी तो क्या है, बिल्कुल आसान सी है। सबसे पहला क्या है कि 50% डोनेशन विदाउट एनी क्वालिफाइड लिमिट, क्वालिफाइड लिमिट बोल लीजिए या फिर एडजस्टेड GTI बोल लीजिए, ठीक है। कोई लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, जितना डोनेशन किया है उसका 50% आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के अंदर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 50,000 की, ओके। या फिर क्या है, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, जिसकी आपकी इनकम में से केवल 5 लाख ही माइनस होंगे, बाकी 5 लाख वो टैक्सेबल होने वाले हैं, रिमेनिंग जो टैक्स अमाउंट है वो टैक्सेबल होने वाली है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, यहाँ पे भी 50% मिलेगी। राजीव गांधी फंड से यहाँ पे भी क्या मिलने वाली है, 50% ही डिडक्शन मिलने वाली। क्या आप देख पा रहे हैं, ये केवल 4 है, इनको याद करना थोड़ा सा ईजी रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डोनेशंस क्वालिफाई फॉर द 100% डोनेशन डिडक्शंस दी जा रही है, जो भी आपने डोनेशन किए ना उसका पूरा का पूरा 100% डिडक्शन मिलेगी आपको, ठीक है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइड। और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है क्वालिफाइड लिमिट, भाई यहाँ पे तो चलो विदाउट क्वालिफाइड है, बट क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि जब आप क्या कर रहे हैं 100% जितना डोनेशन कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डोनेशन, और आपका 10% ऑफ द एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम। भाई एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है, अरे वेट करो अभी बताती हूँ। इनमें से जो भी चीजें लोअर होंगी उसे हम क्या कहेंगे, हमारी क्वालिफाइंग लिमिट कहते हैं। उसका हम क्या करने वाले हैं, हम उसका 100%, 50% ये चीजें करने वाले, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या होती है, एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो भी आप ध्यान से सुनना। जस्ट सेकेंड, ये रहा GTI, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ द अंडर सेक्शन 80G। अब यहाँ पर देखो एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब पता है क्या है कि आपके इस जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है ना, ग्रॉस टोटल इनकम है, इसके अंदर ना कुछ एक आप क्या करने वाले हो, एडजस्टमेंट करने वाले, स्पेसिफिक क्या करने वाले हो, एडजस्टमेंट्स करने वाले। और उन एडजस्टमेंट वो में अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि आपको कोई भी एग्जम्पशंस मिली है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशंस है, प्रोविडेंट फंड्स की एग्जम्पशंस है, या फिर मैं कहूं कि आपके जो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं ना और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 11A,
इसके अंदर जो टैक्स लगता है 12.5%, इसके ऊपर लगता है 20%, याद है? ओके। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का ये जो क्लेमिंग है, ठीक है, ये मिला हुआ है तो वो भी माइनस करना है। देन उसके बाद क्योंकि इनके ऊपर कभी भी डिडक्शंस नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखना। ये जो चीजें हैं कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम है, सॉरी लिख दिया गया, कैजुअल इनकम है जिसके ऊपर फ्लैट 30% डिडक्शन मिलता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये एक ऐसी तरह की जो इनकम होती है जिसके ऊपर अपना आपकी जो मेहनत होती है ना वो मैटर नहीं करती, यहाँ पे मार्केट फोर्स मैटर करते हैं। कि मार्केट फोर्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट में चीजें बढ़ रही है या घट रही है वो देखी जाती है। कि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, तो शेयर की प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएगी। डिमांड कम है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर होती है। यहाँ पे आपकी कोई मेहनत, हम ये नहीं कह सकते कि अपनी मेहनत है, ठीक है, बट इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसी जो भी इनकम्स आ रही है इनमें से ये सारी की सारी चीजें माइनस कर देंगे, ठीक है, उसे बोला जाता है एडजस्टेड टोटल इनकम। तो फॉर्मूला क्या बना, एग्जम्प्टेड इनकम जो है, डिडक्शंस जो भी ली है 80C से लेकर 80U में, केवल 80G को छोड़ के, और LTC और STC इनको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी एडजस्टेड। तो यहाँ पर देखो मिस्टर एक्स है जिनकी इनकम की डिटेल 10 लाख रुपए इनकी ग्रॉस टोटल इनकम है, एग्जम्पशन ली हुई है PPF की इंटरेस्ट की 50,000, डिडक्शंस दी हुई है 80C 80U 80D इनकी 1,50,000, लॉन्ग टर्म गेन 2 लाख, शॉर्ट टर्म है 1 लाख। तो हम क्या करेंगे 10 लाख में से सारे की सारी माइनस कर देंगे। अब मेरी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है 5 लाख है, इसमें से मैं क्या करने वाली हूँ, मेरी 50% जो डिडक्शन है, 100% जो डिडक्शन है वो लेने वाली, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो चलो फिर वापस ऊपर इनके ऊपर चलो। तो अब आप ये मत पूछना कि मैम ये क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। क्वालिफाइड लिमिट यही होती है कि मेरे को कितनी लिमिट तक अपने मेरी इनकम में से माइनस करूंगी, मैं एडजस्टेड जो GTI मैंने कैलकुलेट करी है ना वो करूंगी। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, लोकल अथॉरिटी या फिर इंस्टीट्यूशंस को या फिर एसोसिएशंस को प्रमोट किया गया है। यहाँ पर ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा क्या होने वाला है, वो आप उसकी डिडक्शंस आपको 100% मिलने वाली है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, अगर आपने स्पोर्ट्स और गेम के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप की गई है स्पोर्ट्स की, उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है इंडिया की गेमिंग के अंदर, तो वहां पर भी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया ना वो सारा का सारा 100% क्या होने वाला है, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 आइटम है जो कि 100% क्वालिफाइड में है, 4 आइटम थी जो कि 50% विदाउट क्वालिफाइड में थी। अब ये 6 आइटम है, 5 आइटम है जो कि 50% क्वालिफाइड में। क्या है? वही सेम एज इट इज। क्या लिखा हुआ है? अगर आप चैरिटी पर्पज के बारे में बात कर रहे हैं, चैरिटी पर्पज के बारे में बात की जा रही है जिसमें आपने सारी की सारी कंडीशन फुलफिल की है, ठीक है, ये तो नॉर्मल बात थी। और दूसरा, आपने यूटिलाइज किया गया है अपने फंड का, गवर्नमेंट और द एनी लोकल अथॉरिटीज फॉर द यूटिलाइज फॉर एनी चैरिटेबल पर्पसेज अदर देन द पर्पज ऑफ द प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को छोड़ के बाकी अदर जितने भी सेक्टर के अंदर आपने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, वहां पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ जी आपको 50% क्वालिफाइड का अमाउंट क्या करने को मिलेगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है कि अगर आप पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि आपकी किसी एरिया की डेवलपमेंट या फिर आप क्या करना चाह रहे हैं, इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई सिटी होगी या कोई टाउन हो गया है, विलेज हो गया है, कोई भी एरिया जहां पर आप इनकी चीजों की आप क्या करना चाह रहे हो, इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, या फिर मैं कहूं कि आप किसी ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जहां पर उसको उभारना चाह रहे हो, जैसे कि आप जैसे जम्मू कश्मीर जब से हमारे भारत का हिस्सा बना है और वहां पे ज्यादा से ज्यादा फंड इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, अगर आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपकी 50% वहां पे डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, और दूसरा, अगर किसी हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर या फिर मैं कहूँ कि किसी भी मतलब बहुत ज्यादा भौतिक जो चीजें होती हैं उनको वापिस नोटिफाई में लेके आना, या फिर मैं कहूँ कि जैसे टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ठीक है, ऐसे चर्च हो गया, ऐसे प्लेसेस को आप दोबारा से क्या कर रहे हो, रेनिफाइड कर रहे हो, रिनोवेशन कर रहे हो, सुधार रहे हो, रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो आपको 50% का पैसा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। मैम हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इतनी देर से समझ नहीं आ रहा। अरे क्या कहने चाह रहे हैं, वेट। अब मैंने कहा ना मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है तो मैंने इतना यह पैसा यहाँ लगा दिया, मैंने फैमिली प्लानिंग के लगा दिया है। जैसे किसी मैंने जम्मू कश्मीर के
डेवलपमेंट के लिए मैंने वहाँ पे पैसा लगा दिया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो कम्युनिटी है वहाँ पे मैंने पैसा दे दिया है, ठीक है, मैंने किसी चर्च या फिर गुरुद्वारे के अंदर, या फिर मैं कहूँ कि मैंने अब उसमें मंदिर के अंदर, ठीक है, मस्जिद के अंदर उनकी रिनोवेशन के लिए मैंने पैसा दिया है कि हाँ जी, मंदिर में डोनेशन होती है ना, उसमें अगर पैसा दिया तो आपको 50% का पैसा डिडक्ट हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ बच्चों, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर ये डिडक्शंस आपकी दी गई है। आपको ये वाली लंबी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है जो 100% क्वालिफाइड लिमिट विदाउट क्वालिफाइड के, क्योंकि इसमें ना ये तो 12 ही दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा है। आप इससे बेटर है कि 4 ये याद करें, 2 ये याद करें, 5 याद करें, टोटल 8 11 आपको याद करनी है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ATGG की बारे में बात की जाए तो यहाँ पे बात की जा रही है अगर आप लोन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं, और लोन लेने का मतलब क्या है, सॉरी लोन नहीं, लोन का तो हमने पढ़ लिया। डिडक्शन किसके रिगार्डिंग है? रेंट पेड के रिगार्डिंग, कि आप रेंट पे घर ले रहे हैं, ठीक है, और उसका खर्चा आप अपनी इनकम में से दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई भी HUF, ठीक है, HUF है नहीं है, नहीं, इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल अगर रेंट पे कर रहा है, हु डू नॉट रिसीव द HRA, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसको HRA मींस की हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता अपने एम्प्लॉयर से, वो क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है, उसमें ये डिडक्शन ले सकता है। क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है ना बच्चे, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है ना, उसमें से हम एग्जम्पशन माइनस करते हैं। अगर जिनको ये HRA मिल रहा है तो एग्जम्पशन माइनस हो गई है ना। अब मेरे को ये मिल ही नहीं रहा भाई, तो एग्जम्पशन कहां से माइनस को, तो ये भी नहीं होगी। तो गवर्नमेंट कहती है भाई जिनको ये HRA नहीं मिलता तो उनके लिए ये सेक्शन 80GG आया है कि आप रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, ओनली इंडिविजुअल को है, उनको पर्सन को जो कि जिनको HRA रिसीव नहीं होता है। मस्ट नॉट बी ओन ए हाउस इन द सेम सिटी, आपका उसी सिटी के अंदर रहने के लिए घर भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ घर है बट किराए पे रह रहे हैं, और क्यों रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट हमें क्या कर लेगी, मेरे खर्चे का डिडक्शन देगी, ऐसा नहीं अलाउड है। आपका उस पर्टिकुलर सिटी में घर नहीं होना चाहिए, कुछ एक कंडीशन ये चीजें फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। बट हाँ, जैसे इसको एग्जम्पशन को निकालने के लिए लिमिट होती थी, क्या लिमिट होती थी कि आपको एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है, ठीक है, आपकी 10% जो सैलरी होती है उसमें से आपकी एक्चुअल जो रेंट पेड है वो माइनस करना पड़ता था। आप किस सिटी में रहते हैं, ठीक है, आप ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी में जैसे कि दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इन वैसे सिटी में रहते हैं तो आपकी जो इसकी सैलरी का 50% लेते थे, और बाकी जो अदर सिटीज है उनके लिए हम 40% लेते थे ना। तो सेम इस तरीके से यहाँ पर इस डिडक्शन को लेने के लिए भी इसमें भी एक स्टेप है, क्या कि या तो 5,000 रुपए पर मंथ, मीन्स की साल का कितना हो गया, 60,000 हो गया, कहते हैं हाँ जी, और जितनी भी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आई है। अब आप ये मत पूछना कि ये होता क्या, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई है, वो क्या है, वो क्या है आपकी 25% आपको उसमें लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है एक्चुअल रेंट पेड को आपको क्या करना है, माइनस करना है 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। चलो कल एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझ में आएगा। कहते हैं कि रवि है जिसने पे किया है कितना पैसा, 10,000 रुपए पर मंथ रेंट दे रहा है, बट डज नॉट गेट द HRA, वो HRA नहीं कर रहा है। हिज एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए में से मैं कितना पैसा माइनस करूं जो कि मेरी फाइनली टैक्सेबल इनकम आएगी, वो बारे में बात की जा रही है। अब अच्छा, तो 5,000 सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं क्या करूं, 5,000 रुपए पर मंथ लूं और 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 60,000 आ गया। एक सिचुएशन तो मेरे पास कंडीशन ये आ गई। दूसरा क्या था कि मैं 25% लूं एडजस्टेड टोटल इनकम का, मींस कि 5 लाख का 25 करूंगी तो 25 पंजा 125 होता है, तो ये आ गया 1,25,000 रुपए। दूसरा मुझे क्या करना था, 10% करना था, बट कैसा कैसा करना था, एक्चुअल जो मैंने रेंट पेड किया है उसमें से मुझे माइनस करना है। मैंने एक्चुअल रेंट कितना पे किया है, मैंने एक्चुअल रेंट पे किया है बच्चों, कहाँ गया, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए पर मंथ का है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। कहते हैं हाँ जी, 10% मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम, ये आ जाएगा 50,000। 12 1,20,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70,000। अब इसमें से तीनों कंडीशन में से जो भी मेरे पास लोअर होने वाला है उसी की मेरे को क्या मिलने वाली है, डिडक्शन मिलने वाली है। अब इनमें से तीनों में से लोअर कौन है,
भाई मेरे को तो 60,000 नजर आ रहा है, सभी को यही नजर आ रहा है। कहते हैं हाँ जी। तो 4,60,000 के 4,60,000 के ऊपर मेरे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट जो डोनेशन है किसकी है, सेक्शन 80 GGA। GGA क्या है, अब देखो यहाँ पे ना, एक तो ये है GGA, ध्यान से सुनना, GGA, GGB, GGC, ये सारी की सारी डोनेशन है। ठीक है, ध्यान से सुनना, सारी की सारी डोनेशन है। अभी तक हमने क्या कर लिया है, 80C कर लिया है, 80D कर लिया है, 80DD भी कर लिया है, 80DB भी कर लिया है, राइट। देन उसके बाद 80E किया है हमने, 80EE भी किया है, 80EA किया है, देन उसके बाद 80E आई थिंक B था, जस्ट अ वेट, है ना, हाँ B था, सही कहा मैंने, यहाँ पर ये B था। ठीक है, देन उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, 80G कर रहे हैं, 80G में GGB कर लिया है, अब GA, GB, GC भी कर लेते हैं। डोनेशन अगर कोई क्या कर रहा है, साइंटिफिक या फिर मैं कहूंगी रूरल डेवलपमेंट के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि कोई कंपनी, यहां पर कौन है, कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर रही है, पैसे दे रही है, फंड दे रही है इलेक्शंस के लिए। यहां पर कौन दे रही है, कंपनी किसको दे रही है, पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर कोई इंडिविजुअल भी चाहे तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज को देना, तो उसके लिए सेक्शन 80 GGC है। थोड़ा सा लिंक अगर बना के देखें तो देखो, सी वैसे कंपनी के साथ होना चाहिए था, पर यहां नहीं है, यहां कह रहे हैं अपोजिट है। ये कह रहे हैं कि बी मेरा है और सी इंडिविजुअल का है। आ गया समझ में। अगर कोई पर्सन साइंटिफिक या फिर रूरल डेवलपमेंट में कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 80GGA का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर कंपनी कोई पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे रही है तो GGB, और कोई कंपनी पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे रहा है तो यहां पर GGC आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जस्ट वेट, इसको रीड आउट और कर देते हैं। जो मैंने अभी समझाया वो एज इट इज है कि दिस सेक्शंस अलाउ द 100% डिडक्शन होगी अगर डोनेशंस की गई है टुवर्ड द साइंटिफिक रिसर्च एंड द रूरल डेवलपमेंट के लिए। कौन लेगा, कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, कोई भी बिजनेसमैन ले सकता है, बट यहाँ पर कंपनी अलाउड नहीं है। ठीक है, कंपनी के लिए कौन है, अभी तो आप बताया मैंने, GGB है, बट पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करेगी। डिजिटली आपको पेमेंट करनी होगी, चेक के थ्रू पेमेंट करनी होगी, कैश में जितना भी डोनेशन करेंगे वो 2000 तक ही अलाउड है। उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो डिजिटल देना पड़ेगा। 2000 से ज्यादा आपने कैश में किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, 100% अमाउंट क्या होने वाले डिडक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में क्या है, रमेश ने डोनेट किया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अप्रूव जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वहां पर हमने इसकी डिडक्शन की डोनेशन की है, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलने वाली है, 1 लाख रुपए मेरे को डिडक्शन देने वाली है। ठीक है, क्योंकि 1 लाख का खर्चा हुआ तो 1 लाख की डिडक्शन होगी ना। देखो 1 लाख का खर्चा है तो 1 लाख की डिडक्शन होगी, तो यहाँ पे 100% हो गया। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, GGB क्या है, जब कोई कंपनी क्या कर रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर रही है, लेन देन कर रही है, मींस की डोनेट कर रही है। कंपनी मेक अ डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इलेक्शन ट्रस्ट के बारे में बात की जा रही है। केवल ओनली इंडिविजुअल इंडियन कंपनी के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, ओनली इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल के लिए 80GGC है। ठीक है, 100% डिडक्शन मिलेगी, सेम एज इट इज रूल आपका अप्लाई होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे रहा है, ठीक है, हायर डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज है, तो आपको कौन सी देने वाले हैं डिडक्शन, 80GGC देने वाले हैं। ठीक है, ओनली इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है। तो फाइनली इसको सम अप किया जाए तो 80G किसके लिए था, स्पेसिफिक डोनेशन के लिए था। अगर डोनेशन आप चैरिटी को कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे 50 और 100% की क्राइटेरिया था, एक तो विद और एक विदाउट वाले में। विद और विदाउट का कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में। डोनेशन टू द रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस ओनली, जो कि एक लिस्ट दी गई है, उसमें से केवल आपको 11 नाम ही याद करने हैं। ठीक है,
अच्छा, 80 जीजी क्या था, जब आप क्या कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं और रेंट पेड करने का आपको डिडक्शन मिल रहा है और उस टाइम आपको हाउस रेंट अलाउंस ना मिला हो और आपका खुद का सेल्फ का घर वहां पर उसी पर्टिकुलर सिटी में नहीं होना चाहिए। और उसको कैलकुलेट करने की लिमिट कैसे रखी है कि एटलीस्ट 60, क्यों, क्योंकि 5,000 महीने की और गुना में 12 हो गए हैं, 25% ऑफ देयर इज अ अमाउंट जो कि आपकी एडजस्टेड है इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम है, और रेंट जितना पेड किया है उसका 10%। ये 3 स्टेप को आपको करना है, इनमें से जो भी लोअर होगा वो आपका हो जाएगा। 80 और जरूरी है कि आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 10B फिल करना पड़ेगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये आई थिंक ये स्किप हो गई है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट आउट करें, ठीक है। ओके, डोनेशन टू द साइंटिफिक रिसर्च एंड द रूरल डेवलपमेंट की अगर बारे में बात की जाए तो क्या की जा रही है, इंडिविजुअल बिजनेसेस है, ठीक है, बट एक्सेप्ट दोज बिजनेस, अगर अगर उसका काम ही बिजनेस में यही है ना कि हाँ मेरा खुद का काम रिसर्च है, मैं उसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके पॉइंट पे बात नहीं करें, क्योंकि अदर इंडिविजुअल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 100% डोनेशन है, कोई लिमिट नहीं है कि हाँ जी 1.5 लाख है, 5 लाख है, 4 लाख है, नहीं, जितना डोनेशन करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर, कहते हैं कि 100% है भाई, आओ और डोनेट करो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जीजीबी जब क्या करती है, जब पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन कंपनीज क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में डोनेशन करती है तो जीजीबी है, और जब इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज में डोनेशन करती है तो जीजीसी है, ठीक है। की पॉइंट्स मैंने आपको दोबारा से फिर रिपीट कर दिया तो आपको इसको रिकॉल कर सकती है। तो करें हमारा लास्ट पार्ट और फिनिश कर देते हैं इसको फटाफट। और क्या कहता है कि सेक्शन 80 JJA, 6JA, JJAA, TTA, TTB, ये पूरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये सारा का सारा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 ये भी कंप्लीट हो गया है, पार्ट 3 ये भी कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा स्पेशली मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर था। पार्ट ई हमारा बैंक से जो हम लोन ले रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो वाला है, राइट। देन उसके बाद अभी जी किया है हमने, अब हम करने जा रहे हैं 6 पार्ट, जो कि हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, जब कोई ना इंसान जब वेस्ट मटेरियल को भी तो यूज करते ना, ये भी तो बिजनेस है ना। जब कोई इंसान या फिर कोई बिजनेसमैन वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट बायोडिग्रेडेबल जो भी आइटम्स हैं उनको यूज करके उसके लिए आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, ठीक है। इन सब की प्रोसेस करने के बाद आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहां से क्या निकल सकती है, कंपोजिट निकल सकता है, खाद्य जो हमारी जो खाद होती है, ठीक है, बायोगैस हो जाती है, मतलब इनसे जितना भी मुझे, अब देखो कंपोजिट बनाने से मुझे क्या मिलने वाला है, अब मैं उसको मार्केट में सेल करूंगी, मेरी इनकम जनरेट होगी, कहते हैं हाँ जी होगी। अब इस इनकम के ऊपर आपके टैक्स के अंदर डिडक्शंस कैसे मिलेगी वो इसके अंदर बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी इनकम होगी, मेरा प्रॉफिट होगा, देखो चीजों में रिसाइकल करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होता है, खर्चा पानी आएगा, कहते हैं हाँ जी। ये कह रहे कि जितना भी आप इनकम हुई है आपकी, ठीक है, मैंने कहा मेरी इनकम हुई है 10 लाख की, कहते अच्छा इसके अंदर खर्चा भी हुआ है, कहते कम से कम मेरा 6.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है, कहते अच्छा तो 3.5 लाख रुपए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट जो भी आता रहेगा वो लगातार 5 सालों तक हम इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देंगे। कितना बढ़िया बेनिफिट है। इसकी गवर्नमेंट प्रमोट करिए कि भाई वेस्ट मटेरियल से भी हम क्या करें, बढ़िया तरीके से उसका यूटिलाइज करें, रिसाइकलिंग बिजनेस इसे हम कहते हैं। यह डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, डिडक्शन फॉर द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड द ट्रीटिंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के रिगार्डिंग। क्लियर आया समझ में जो अभी तक समझाया। अब ये देखो ये चीजें कंपोनेंट होगी, कितनी डिडक्शन मिलेगी, 100% जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे अपने बिजनेस में, वो भी लगातार 5 असेसमेंट ईयर के लिए। अगर एक कंपनी क्या कर रही है, अर्न कर रही है 10 लाख रुपए फ्रॉम द वेस्ट रिसाइकल से, तो ये कह रहे कि 100% उसकी डिडक्शन मिलेगी, मीन्स की नो टैक्स टू बी ऑन दीज इनकम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। 5 साल तक उसके ऊपर किसी भी तरह का इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 5 साल बहुत हो जाते हैं, आप एक सस्टेन या फिर मैं कहूंगी सर्वाइव करने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होती है ना। 80 JJA क्या कह रहा है, अब अगर आप एक ऐसा बिजनेस है जो मार्केट में बहुत ज्यादा जो लोग मतलब अनएम्प्लॉयड थे ना उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, क्या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे, कोई तो बिजनेस आपने किया होगा ना, लोगों को सैलरी भी दे रहे होंगे, है ना। जो भी ये देखो वर्कर्स मेरे पास लाइन कतार में खड़े हैं, ठीक है, मैं इनको अपॉइंट करूंगी तो मेरे को इनको क्या देनी पड़ेगी, सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, इनकी रिफ्रेशमेंट का भी तो होने वाला है, इनको मोटिवेट करने के लिए भी तो पैसा लगेगा,
है ना। तो मेरा मेन पर्पस क्या था कि मैंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, मैंने जॉब क्रिएट की है, गवर्नमेंट के लिए कितना बढ़िया काम किया तुमने, तो लो तुम्हें हम डिडक्शन देंगे, सेक्शन 80 JJ ए के डिडक्शन देंगे। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कंपनी हुई चाहे LLP हुई या फर्म हुई, अगर इस बिजनेस में है, अंगेज का मतलब अगर इस बिजनेस में है, ठीक है, और नई एम्प्लॉयमेंट वो क्या कर रहा है, वर्कफोर्स में ला रहा है, तो एम्प्लॉय शुड हैव अ मंथली सैलरी, उनको कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25,000 या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होने वाला है, आपको जितनी सैलरी आप उसको दे रहे हो ना, तो 30% उसकी डिडक्शन मिलने वाली है, वो भी 3 साल तक। समझ में आया? चलो एग्जांपल देखते हैं ना क्या कह रहा है कि अगर एक कंपनी के अंदर मान लीजिए मैंने क्या किया, 10 नए एम्प्लॉय लेके आई हूं मैं, ठीक है, और उन सबकी सैलरी क्या है, 20,000 रुपए पर मंथ है। अब मेरे पास 10 एम्प्लॉय हैं, हर एक को महीने में मैं 20,000 रुपए दे रही हूँ, तो कितने हो गए, 2 लाख रुपए मेरा महीना का खर्चा है। अगर मैं मेरा पूरे साल का खर्चा देखूं तो कहते हैं 24 लाख रुपए हो गए। अब ये 24 लाख का मैं क्या करूं, 30% मुझे निकालना पड़ेगा, यही तो था। एडिशनल जो एम्प्लॉई आ रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर, उनकी सैलरी का मैं क्या करूं, 3 ईयर्स तक उसका 30% मुझे डिडक्शन मिलती रहेगी। तो मैं जब इसका 30% करूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 7,20,000 मुझे डिडक्शन मिल जाएंगे लगातार 3 सालों के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब सिंपल सा था। पहले में क्या था कि आप बायो मतलब जो जितनी भी वेस्ट मटेरियल है उनको रिसाइकल करके उनका यूज ला रहे हो, उनसे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। कंपनी ने कहा, सॉरी गवर्नमेंट ने कहा 5 साल की आपको बढ़िया तरीके से हम आपको सर्विस देंगे, वेस्ट रिसाइकल किया आपने तो 80 JJA ले लीजिए, ठीक है। और 80 JJAA क्या कह रहा है कि भाई आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, तो इसका 30% जो भी आपकी एडिशनल जो एम्प्लॉय आने से जो कॉस्ट आ रही है ना, उसको 3 साल तक हम देंगे, यहाँ पे 5 साल है, ठीक है। बट जरूरी है कि सैलरी क्या होनी चाहिए, 25,000 से कम होनी चाहिए, ये सैलरी आपकी कम होनी चाहिए। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA और TTB। TTA TTB क्या कह रहा है कि देखो गवर्नमेंट कहती है ना कि अपनी जो सेविंग है उस सेविंग को बच्चों आप अपने पास रखेंगे तो क्या उसके 10 लाख से 1 लाख 10 लाख और बढ़ेंगे। मिस मैं कहूँ कि अगर आपके पास 100 रुपए है, आप अपने पास ही रखो, 3 साल हो गए 4 साल हो गए, क्या वो 100 रुपए से 110 रुपए बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है जो आपने सेविंग किया है ना उसको भाई इन्वेस्ट कर दो, दैट मीन्स उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो, क्योंकि बैंक उसके बदले में तुम्हें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दो, तो पोस्ट ऑफिस भी क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अच्छा मैम, अगर मैंने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मुझे वापस मिले तो मेरे को कितना मिलेगा, कहते 10% मिलेगा। अच्छा, तो मतलब कि मेरे को 1 लाख के ऊपर मेरे को 10,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट बनेगा, मीन्स की मेरा 1,10,000 रुपए मेरा क्या बन गया, टोटल इनकम बनकर आ गई। मीन्स की जो इनकम 1 लाख थी मेरी अब कितनी होगी, 1,10,000 हो गई है। तो ये आया, ये इनकम हुई। तो आपको प्रमोट करने के लिए 2 पॉइंट्स हैं, एक तो आप क्या कर रहे हैं, यंगस्टर्स को कर रहे हैं जिनकी उम्र क्या है, यंगस्टर कहूँ या फिर मैं कहूँ कि नॉर्मल एज को बात की जा रही है, जिनकी उम्र क्या है 60 साल से कम है, सॉरी 60 साल से कम है, ठीक है, और जिनकी उम्र 60 साल से अबोव है, अबोव, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। अगर कोई इंसान जिसकी उम्र 60 साल से कम है वो इन्वेस्टमेंट करता है और उसको बैंक से इंटरेस्ट आता है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलेगी। कहते हैं वाह जी वाह, कर दो सारा पैसा। अरे सुनो तो सही पूरा, सारे इंटरेस्ट के ऊपर नहीं मिलेगी, आपको तो भाई 10,000 के ऊपर मिलेगी और आपको 50,000 के ऊपर मिलेगी। कहते ये क्या बात है भाई, केवल 10,000 रुपये मुझे मिलेंगे? कहते हाँ जी, सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि बुढ़ापे में ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और जितना ज्यादा ये पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो यहाँ पे ये आपकी प्रिंसिपल, ये आपकी एज का क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको मिलेगी सेक्शन TTA की डिडक्शन और इनको मिलेगी सेक्शन TTB की डिडक्शन। ओके, समझ में आ गया? तो चलो रिवाइज करते हैं। ये अप्लाई होती है इंडिविजुअल के ऊपर, HUF के ऊपर, फैमिली के ऊपर, बट जहां पर केवल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। TTA में सेविंग अकाउंट है, बट यहाँ पे TTB में सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, FD भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे FD अलाउड नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। कोई सी भी बैंक में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही बैंक है, एनी बैंक, राइट। मैक्स अमाउंट की डिडक्शन कितनी मिलेगी, 10,000 रुपए पर मंथ ऑन द इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट अर्न इज लेस देन द 10,000, अगर आपने इंटरेस्ट एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं हम कि आपका इंटरेस्ट कितना बना है, फॉर एग्जाम्पल 7,000 बना है, एक इंटरेस्ट मान लीजिए आपका 14,000 रुपये बना है, तो मैक्सिमम आपको इतनी मिलेगी
अगर इससे कम किया है तो आपको ये वाली डिडक्शन मिलेगी। ये नहीं कहोगे कि नहीं 10,000 की बोली थी 10,000 माइनस करने के लिए बोलो, अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम आपको आपकी जितनी बन रही है मैक्सिमम बट 10,000, यहाँ पे आपको 10,000 की डिडक्शन मिलेगी, बाकी 4,000 के अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे मिस्टर ए है मिस्टर बी है, दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको भी समझा दिया। ठीक है, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी, जहां पर मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है एफडी के थ्रू, तो टीटीए में आपको नहीं मिलेगी। और क्यों? क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया वो 60 साल से कम उम्र का है। जो आरडी होती है ना, रेकरिंग डिपॉजिट होती है, या फिर कोई भी डिपॉजिट, मतलब कि सेविंग को छोड़ के अगर कोई भी डिपॉजिट है उनके ऊपर आपकी इंटरेस्ट का बेनिफिट, आपकी इंटरेस्ट का डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके। टीटीबी किसके लिए? स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन के लिए। अरे कितने खुश नजर है कि ये कह रहे हैं भाई हमें 50,000 रुपए डिडक्शन मिलेंगे, इंटरेस्ट मिल गया तो इसलिए ज्यादा खुश हो रही है ना। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन है और इनकी इंटरेस्ट की इनकम किसी से भी आ सकती है। ठीक है, एफडी से, आरडी से, सेविंग से, कहीं से भी। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? 50,000 हो सकता है। अगर आपकी 50,000 से कम की इनकम आई है तो आपको उतने का ही इंटरेस्ट मिलेगा, जो डिडक्शन मिलेगी सॉरी, और ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम 50,000 रुपए की ही डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो इसको सम अप कर देते हैं। क्या कहता है कि अगर आपका टीटीए है तो इंडिविजुअल कौन? जिसकी 60 से कम उम्र है। टीटीबी है तो सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 से ज्यादा है। और यहाँ पे डिडक्शन की अमाउंट 10,000 पे मिलेगी और यहाँ पे डिडक्शन की अमाउंट 50,000 से मिलेगी। ओनली सेविंग अकाउंट यहाँ पे एफडी, आरडी एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाता है बच्चों आपका पूरा फिनिश। दोबारा से एक रिकॉल कर दे जल्दी जल्दी फटाफट, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी। 80C के अंदर हमने 3-4 बातों का ध्यान रखना था कि इसके अंदर मैक्सिमम मेरे को कितनी मिलनी है, 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलने वाली है। और पीपीएफ के अंदर जैसे इसमें एफडी के अंदर मैंने डिपॉजिट किया तो 5 साल मेरा लॉक इन पीरियड रहने वाला है, और पीपीएफ के अंदर मेरा 15 साल लॉक इन पीरियड रहने वाला है। और दूसरा मेरे पास क्या था कि इक्विटी लिंक्ड जो स्कीम है वहां पर मेरे पास मेरा 3 साल का लॉक इन पीरियड रहने वाला है। इसमें 3-4 बातें थी। ठीक है, डिडक्शन के बारे में बात की जाए तो ये सारे की सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में था। मेडिकल जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं। डी किसके बारे में बात कर रहा है कि आपने हेल्थ एजुकेशन किया है। डी किसके बारे में था कि जो आपका डिपेंडेंट डिसेबल है, मींस की जो आपके ऊपर निर्भर है ना, वो आप नहीं, जो टैक्स पे कर रहा है वो नहीं, जो आपके ऊपर निर्भर है, आपको उसके रिगार्डिंग कोई खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज थी ना वहां पे देखा जा रहा था, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया देखा गया था। और डीडीबी किसमें था? यहाँ पे भी एज का क्राइटेरिया देखा गया था, जिसमें बोला था दमदार बीमारियां, या फिर मैं कहूँ कि डॉक्टर के पास गए, दवाइयां ली और उसके बाद आपका नया जीवन आ गया है, बर्थ हो गया है। किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हो। देन उसके बाद हमने बात की थी 80E के बारे में। 80E क्या था कि आप बैंक से, ई में इन सारे के सारे सेक्शंस में ना आप बैंक से क्या लेंगे? लोन लेंगे। बैंक से लोन लिया, बैंक वाले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आपको इस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। बट इंडस्ट्री डिडक्शन के रिगार्डिंग आपको क्राइटेरिया बताया गया था कि अगर आप ई से क्या था, एजुकेशन के लिए आप लोन ले रहे, एजुकेशन किसी की भी हो सकती है, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड मैटर नहीं किया गया था कि आपकी एजुकेशन इससे होगी। ई में क्या था कि आप होम लोन ले रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना घर लोन पे ले रहे, बना रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी फर्स्ट टाइम आप घर खरीद रहे हैं, ठीक है, आपका उस टाइम कोई भी अपना खुद का घर नहीं है, तो उसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा था। ये एक आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि आपको यहाँ पे 24B की भी बेनिफिट मिलती है। ई किसके लिए था? जब मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मैं बाय कर रही हूँ तो मुझे वहां पे डिडक्शंस मिलती है। नेक्स्ट जाता है 80G, जो कि मेरा किस लिए था? डोनेशन के लिए था। डोनेशन के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर डोनेशन मैंने क्या था? चैरिटी पर्पज के लिए था। जीजी मेरा यहाँ पर ये बस अलग था कि मेरा यहाँ पर रेंट आ गया था, कि मेरे को मैं रेंट किराए पर रह रही हूँ। और किराए पे क्यों रह रही? क्योंकि मुझे एचआरए नहीं मिल रहा है। एचआरए नहीं मिलता उस टाइम हमें जीजीए की डिडक्शन मिलती है। जीजीए क्या था कि जब मैं किसी साइंटिफिक रिसर्च या फिर डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल सकता है? डिडक्शन मिल सकती है। जीजीबी जब कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, जब कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज में पैसा इन्वेस्ट करता है तो जीजीसी आने वाला है। देन उसके बाद आ जाते हैं, ये अभी हमने किया ही है, जेजेए। ठीक है, जिसमें आ जाता है जेजेए। जेजेए क्या था? जब मैं वेस्ट मटेरियल को यूज कर रही हूँ। जेजेए डबल ए किसके लिए था? जब मैं क्या कर रही हूँ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हूँ। और टीटीए क्या था? जब कोई 60 ईयर से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी थी? 10,000 रुपीज थी। और टीटीबी वो हमारे पास था 60 साल से ऊपर की, अबोव के बारे में बात की जाए, और उनको 50,000 की डिडक्शन मिलती थी। क्लियर है? तो हो गया बेटा चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा चैप्टर? जल्दी से मुझे बताइए फटाफट। क्लियर? समझ में आया? अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ आपको
टीम के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपसे एक लिटिल अमाउंट चार्ज करेंगे, आप इसकी पीडीएफ कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। और पार्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो पार्ट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वीडियोज आई हैं वैसे भी आप ले सकते हैं। और अगर कोई नॉर्मल या फिर मैं कहूँ कि सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मैं कहूँ कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इवन मैं कहूँ कि बाकी बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है जब आप कमेंट सेक्शन में करते हैं, क्योंकि क्या पता आपका डाउट बाकी अदर बच्चों का भी हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और हाँ, डेली सुबह नहीं कहूँगी, शाम को डेली हमारी 7 बजे क्लासेस आएगी डेली इनकम टैक्स की, क्योंकि 2 बजे हमारी कॉर्पोरेट टैक्स आती है और 7 बजे हमारी इनकम टैक्स है, और सुबह 10 बजे हमारी कंपनी लॉ का सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट में स्टार्ट करने वाले हैं, सुबह शायद हम 7 या 8 बजे हम उसका लेक्चर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।